नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेहमान स्टूडियो में राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं। सर बहुत स्वागत आप लोगों का। आज उत्तर प्रदेश की खबर आपको हम सबसे पहले देंगे क्योंकि यूपी में जबरदस्त सियासी हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है। वैसे सियासी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें धर्म भी है बीच में। शंकराचार्य जी का मामला आप जान रहे हैं, प्रयागराज में माघ मेले में जो कुछ चल रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी वो मौनी अमावस्या के दिन से ही संगम किनारे धरने पर बैठे हैं। उस दिन उनका स्नान नहीं हुआ, आज बसंत पंचमी का स्नान भी वो नहीं करने जा रहे हैं। स्नान को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब इसमें पॉलिटिक्स कैसे हावी होती जा रही है उसकी बात हम लोग करेंगे। और होते होते बात अब जो है कालनेमी और फिर संत की परिभाषा क्या होती है, सीधे सनातन तक आ गई। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने यह ऐलान कर दिया कि वो बसंत पंचमी का यानी आज का स्नान भी नहीं करेंगे। यूपी में जो कुछ हो रहा है उसमें अखिलेश यादव को जाहिर है मौका दिखाई दे रहा है और उस मौके को वो पूरी तरीके से भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बयानबाजियां हो रही हैं, उनकी बात भी आज आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि जो वार पलटवार दोनों तरफ से हुए उसमें से कुछ एक मुद्दे की बात निकली। मुद्दा है चुनाव। जो कुछ हो रहा है चुनाव के लिए हो रहा है। मैं शंकराचार्य जी की बात को इससे थोड़ी देर के लिए अलग करता हूं। प्रोफेसर साहब भी स्टूडियो में आए, स्वागत आपका। आज आप अच्छा बसंत पंचमी मना क्या रहे हैं? तो उनकी तो नहीं मनी, वो तो स्नान नहीं किए। अच्छा, अभी आता हूं। मैं जो कह रहा था कि इस सब के बहाने बयानबाजियों से एक पॉलिटिकल बात निकली, तो पहले उसकी हम लोग बात कर लें, चर्चा कर लें, फिर आपको मैं सारा विवाद बताऊंगा। सरकार भी दो दो भाषाओं में बात करने लगी उत्तर प्रदेश की, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन इस सब के बीच जब माइक पहुंचा केशव प्रसाद मौर्य जी के पास, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनसे पूछा गया कि साहब ऐसे ऐसे जो है अखिलेश जी कह रहे हैं शंकराचार्य जी पर कुछ कह रहे हैं, कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के लिए कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए आपको बात ये समझनी पड़ेगी कि अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव में ऑपोजिशन की हार के बाद बहुत निराश है। बिहार का इलेक्शन उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अच्छा, मैं ये बात मान रहा हूं कि ये बात केशव मौर्य जी ने गंभीरता के साथ की और कही, और इसीलिए हम इसकी चर्चा गंभीरता के साथ हम भी करेंगे। अब ये बात तो सही है कि बिहार के इलेक्शन में अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के लिए खूब प्रचार किया था। इनफैक्ट उस वक्त ये बातें होती थी कि अखिलेश जी ने जैसे कह रखा था कि आपको मेरा जितना समय चाहिए मैं समय देने के लिए तैयार हूं, आपको मेरी जितनी सभाएं करानी है करा लीजिए। वो पूरी तरीके से लगे हुए थे बिहार में बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि बिहार कुछ इसका असर जो है मेरे राज्य में 1 साल बाद चुनाव है यूपी में वहां पड़ेगा। और बिहार का नतीजा आपके सामने एक तरफा, जिसमें एनडीए की बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी की जीत हुई। तो एक बार जरा सुन लेते हैं कि ये केशव प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे थे उन्होंने किन शब्दों में कही, और फिर बात करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। बिहार चुनाव हारने के बाद उनको लग रहा था बिहार अगर आरजेडी जीतेगी तो यूपी में समाजवादी जीतेगी, लेकिन उनको मालूम है कि आरजेडी हार चुकी है और समाजवादी हारने जा रही है। तो इसके कारण से वो बौखलाहट में हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, और वह तुष्टीकरण और जातिवाद और फर्जी पीढ़ी उनका चल नहीं पा रहा है। इसलिए 27 में समाजवादी पार्टी सैफई जाने वाली। वो कह रहे हैं 27 में सैफई चली जाएगी, और अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे 37 जीते थे 2024 में, वो 27 हमको जिताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने बिहार में जिस तरीके से प्रचार किया था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी सहयोगी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने इलेक्शन में अपने लिए वोट मांगने के लिए रैलियां कर रहे हैं। इतनी ज्यादा रैलियां की थी और उनकी पिच इतनी हाई थी। तो पहले प्रोफेसर साहब, आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है कि ये एक पर्सनल सेटबैक भी अखिलेश यादव के लिए बिहार था, और वहां से रुझान, यूपी का पहला रुझान 27 का बिहार ने दे दिया 2025 में? देखिए सौरभ, बिहार में अखिलेश यादव ने बहुत सारी सभाएं की थी और किसी को ये उम्मीद नहीं थी शुरू में कि बिहार में अखिलेश यादव इतनी सभाएं करेंगे, इसके बावजूद कि उनका ना कोई सीट था, ना वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है जैसे तालाब के अंदर एक कंकड़ डालते हैं ना, कंकड़ डाल करके देखते हैं कितना तूफान उठता है, या तेज आंच दे करके हम देखते हैं दूध कितना खौलता है, कितना निकलता है उसमें से। अखिलेश यादव वही कर रहे थे। उनको लग रहा था कि यदि बिहार में मुस्लिम वोट गोलबंद हो जाता है एमवाई समीकरण के साथ, जो नई परिस्थितियों में यदि तेजस्वी जीत करके वहां से आ जाते हैं, तो लगता है कि एक नया विमर्श खड़ा हो जाएगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है, आसानी से हराया जा सकता है, आसानी से पीटा जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? एमआईएम का एक फैक्टर आया जो मुस्लिम वोटों को गोलबंद कर गया।
भारतीय जनता पार्टी के वोट इंटैक्ट रहे, जो उसका सोशल कोएलिशन था वो पहले से ज्यादा सुदृढ़ रहा। जो भी कमी थी जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जो दिखाई दी थी, वो सारे के सारे नट बोल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कस दिए थे जी। और नतीजा ये निकला कि जो आज तक मैंडेट नहीं मिला था, वो ऐसा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी ने, शायद मुझे नहीं मालूम है कि उन लोगों ने उम्मीदें की थी या नहीं, लेकिन जितनी ताकत झोंकी थी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं वो कह सकता हूं मैंने ऐसा अद्भुत, ये अद्भुत था, अपने आप में अविस्मरणीय था। मतलब इतनी ताकत। और अमित शाह जी वहां पर जाकर के 21 दिन तक बैठे रहे, धर्मेंद्र प्रधान, और मैंने विनोद तावड़े का तो शक्ल देख रहा था एक होटल के आगे, तो लग रहा था कि जैसे कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा एग्जाम दे करके थका हुआ नहीं होता है, वो स्थिति थी उनके चेहरे पर। नीचे चप्पल का कोई ये नहीं, कोई तो एक ढंग से देखिए तो इनको बहुत धक्का लगा है। ठीक है, अब उसका कैसे इसका परिमार्जन किया जाए, हिंदू वोटों की तरफ अब इनका ध्यान आएगा। ये चाहेंगे किसी भी तरीके से कि मुस्लिम वोट गोलबंद तो रहे, लेकिन साथ साथ हिंदू वोट जो भारतीय जनता पार्टी का एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक के तौर पर इमर्ज करके आया, वो किसी तरीके से बिखरे। और उसमें जो है ये अब वो जितनी चिंता कर रहे हैं शंकराचार्य जी, नहीं, इनके साथ यही नहीं है, कंप्यूटर बाबा भी आ गए हैं, ये भी ध्यान दीजिए, सतुआ बाबा भी आ गए हैं, कंप्यूटर बाबा भी है, बहुत सारे संत उस तरफ हैं, उस तरफ से बात कर रहे हैं, बहुत सारे संत। लेकिन आप देखिए बहुत सारे संत होते हैं इधर उधर, लेकिन कंप्यूटर बाबा जो है वो दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में बहुत ही गए। उनके साथ जो थे वो आज के दिन में जेल में एक बंद है उनके, जो मध्य प्रदेश में चुनाव में ये काम कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी को सनातन विरोधी बताने लगे, वो सनातन की इतनी चिंता करने लगे, जो वो बार बार बोल भी रहे हैं और पोस्ट भी कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। तो बात तो ठीक है कि उनको इसमें एक मौका दिखाई दिया। मैं आपको अपडेट दे दूं कि मेला प्रशासन ने, प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को एक दूसरा नोटिस भी दे दिया, और प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने का और भीड़ में जबरदस्ती अपनी बग्घी घुसाने का ये आरोप तो लगाया था। अब उनसे ये कहा है कि क्यों ना आपके लिए आपको हमेशा के लिए माघ मेले से प्रतिबंधित कर दिया जाए, मतलब यहां आपको हम भूमि ना दें, आपका शिविर ही ना लगे, और 24 घंटे के अंदर अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। अब मामला ये आप सोचिए कि यूपी की सरकार इसको कहां लेकर के जा रही है, कितना आगे लेकर के जा रही है। इसीलिए एक बयान ऐसा आया जिसको सुनकर वाकई हैरानी हुई। योगी जी ने भी कल बहुत सारी बातें कही है, मैं सीधे जैसे कल कहा था 1+1=2 नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने शंकराचार्य जी के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कालनेमी बताया, उन्होंने बताया संत का कर्तव्य क्या होता है, संत की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, राष्ट्रहित ही उसकी प्रॉपर्टी होती है, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन केशव मौर्य ने बिल्कुल अलग सुर में बात की, बिल्कुल ही अलग। लेकिन पहले आप योगी जी की बात सुन लीजिए। योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सावधान होना होगा। अब राष्ट्र को कौन कमजोर करना चाहता है, सनातन को कौन कमजोर करना चाहता है, ये सारी बातें आप जोड़ करके देखिए। लेकिन जहां वहां 2-2 नोटिस चले गए अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, योगी जी की बात आपने सुनी ली, केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या लाइन ली होगी आप सोचिए। उन्होंने कहा होगा कि भाई कानून अपना काम करेगा, अगर कोई अवस्था फैलाएगा तो प्रशासन जिम्मेदारी तय करेगा। नहीं, ये सब कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम, बसंत पंचमी का स्नान करें और विवाद को खत्म करें। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके, नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को
किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। प्रशासन कर रहा है कार्रवाई शंकराचार्य जी पे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे, कि क्यों ना आपको बैन कर दें हम मेले से, और डिप्टी सीएम कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम और हम उन पे कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनके साथ अभद्रता की है। तो सर, है तो दोनों सरकार की ही भाषा है ना, सरकार तो किसको मेमो नहीं पहुंचा है किसी एक के पास तो नहीं गया है। नहीं, लेकिन कम से कम सरकार के स्तर पर जो मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनको तो अब ये सवाल नहीं करना चाहिए। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भगवान शंकराचार्य मान रहे हैं उनको, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, तो फिर तो प्रशासन को ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। और अब वो दूसरा सवाल कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता ये सारे नोटिस का रेफरेंस किसके लिए है। शंकराचार्य के बोलिए। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य जी के लिए है, केशव मौर्य जी के लिए है, या किसी और के लिए है, और केशव मौर्य किसके लिए कह रहे हैं। तो वो बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विवाद को, ये अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी है जिसको खत्म करना चाहिए था। इसमें कोई ऐसा मैं बहस नहीं समझ रहा, और इसका नतीजा कोई बहुत अच्छा होगा, किसका नुकसान होगा वो अलग इशू है, लेकिन कोई बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा, बहुत अच्छा माहौल बनेगा, ऐसा नहीं है। अजीब बात यह कि दोनों घटनाएं एक ही दिन की हैं। ये केशव डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य जी का ये वाला बयान, हाँ, और शंकराचार्य को दूसरा नोटिस, दोनों एक ही दिन हुआ, कल ही दोनों एक साथ हुआ है। हाँ। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं भी यही समझना चाहता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इसको हम पॉलिटिकल में तो सब कुछ चल रहा है जो हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरा नोटिस और तीसरा नोटिस की जरूरत नहीं है। जो है ठीक है, आप जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई स्नान करें, तो वहां तक, बल्कि उसके आगे बात कहते भाई उन्होंने भी कह दी, अब कर लेना चाहिए। इसको दो स्तर पर और समझा जा सकता है शुक्ला जी, अगर ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एक सरकार की। केशव मौर्य दिल्ली में बोल रहे थे, वहां बोल रहे थे नहीं, बोल तो अच्छा वहीं बोल रहे थे। हाँ, मुझे लगा कि ये तंज आपका अब तक आया क्यों नहीं। एक सरकार के स्तर से सोचें एक प्रतिक्रिया, और दूसरी प्रतिक्रिया पॉलिटिकल प्रतिक्रिया जो केशव मौर्य ने दी। सरकार ने कहा भाई अव्यवस्था नहीं चलेगी, हठ नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है एक मेला है, वहां भीड़ है, लोग हैं, अगर वहां अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा तो फिर वो जो भी हो हम उस पर एक्शन लेंगे। एक ये बात हो गई। जो बात केशव मौर्य कह रहे हैं वो उसके पॉलिटिकल फॉलआउट को समझते हुए क्या कह रहे हैं। हाँ। भाई शंकराचार्य जी का मामला है, हिंदू धर्म सनातन का मामला है, मेला लगा हुआ है, एक शंकराचार्य जो है जिस पर शंकराचार्य होने पर सवाल उठा दिया वो स्नान करने से मना कर रहा है। दो स्नान, आज दूसरा स्नान हो गया, उन्होंने स्नान नहीं किया जाकर के। तो ये मामला, और सन्यासियों का हट बहुत बड़ा होता है, तो अगर सन्यासी रूठ गया, सन्यासी हो तब ना। अब ये वही मैंने कहा कि ये दोनों प्रतिक्रियाएं साथ जा रही है ना, फिर ये किसको मना रहे हैं फिर। नहीं सौरभ भाई, देखिए क्या है कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं विश्व हिंदू परिषद के पुरोधा थे अशोक सिंघल जी, उनके प्रिय शिष्य हैं, और ये वही अशोक सिंघल जी हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए देश भर के संत महंत पीठाधीश्वर शंकराचार्यों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था, और लाए थे वो, और उसी के चलते राम मंदिर आंदोलन को ताकत मिली थी। तो केशव मौर्य जी की तरफ से जो पहल की गई है और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जो कहा गया है, मुझे लगता है वो इस बात की पहल है कि 27 के चुनाव के पहले कम से कम संतों को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी संतों के खिलाफ खड़ी है। तो इसलिए केशव जी ने ये बयान दे दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नहीं, आपके लगने से नहीं होगा ना रागी। नहीं। एक बार बात पूरी करते हैं। हाँ, आपके लगने से नहीं होगा, क्योंकि केशव मौर्य हमेशा से संतों के बीच काम करते रहे हैं, और आप देखिए राम मंदिर आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। केशव मौर्य जी की, उमा भारती जी की, विनय कटियार जी की, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और संतों के बीच में काम किए। 2001 में जब कुंभ था प्रयागराज में, तब मैं कवर करने गया था, 7 दिन वहां पे था, तब धर्म संसद हो रही थी सौरभ भाई वहां, और मैं प्रतिदिन जाता था वहां। मैंने देखा है कि जब आपके अखाड़ा के संत नाराज होते थे तो रात में अशोक सिंघल जी जाते थे, बैठ के उनका पैर दबाते थे, और उनको कहते थे कल के धर्म संसद में आपको आना है। एक बार संतों ने यह तय किया था कि डेट यही तय होगी कि राम मंदिर की भूमि पूजन कब होना है, तब अशोक सिंघल जी पूरी रात जगे थे,
और पूरी रात जाग के वो संतों के पास गए थे, और तब उनके साथ जाने वालों में केशव प्रसाद मौर्य भी थे संतों के बीच। नहीं, मैं अब एक बात लेके आ जाता हूं सर। ये बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स हमें दिखाई दे रही है इसमें, जो अलग अलग भाषाएं बोल रही है सरकार और उप मुख्यमंत्री, या केशव मौर्य जो है उनकी अप्रोच दूसरी है, जैसा सर कह रहे हैं कि भाई संतों का मामला है तो इसको हैंडल विद केयर। दोनों मामला है। केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घटना घटी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह एक मुख्यमंत्री बनाम प्रशासन बनाम मुख्यमंत्री का मामला होगा। मैं इस मामले से अपने आप को अलग करता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, जिस तरीके से उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य से मैं चरण स्पष्ट करता हूं और कहता हूं कि वो करे। अगर वो चुप भी रहते तो कोई बात नहीं होती, इसमें केशव प्रसाद मौर्य की कोई भूमिका नहीं थी। अगर वो चुप भी रहते तो उन पर कोई आरोप नहीं लगता। ब्रजेश पाठक चुप है। केशव प्रसाद मौर्य ने बोलकर स्पष्ट सार्वजनिक बयान देकर यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ हुआ है उससे पार्टी का एक वर्ग सहमत नहीं है। अब उसमें क्या दिल्ली की शय कि जिसके आधार पर उन्होंने बोला, या उन्होंने एक अलग लकीर खींच दी है कि भाई जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। 2027 के चुनाव है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बटने और कटने का समय नहीं है। अगर इस तरीके से व्यवहार रहा और प्रशासन इसको तूल देता रहा तो ये बटेंगे तो कटेंगे का मामला 2027 में होगा और उसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि केशव प्रसाद यादव ने बहुत तरीके से अपनी बात को रखा और अपने आप को योगी सरकार से अलग किया, इस मामले में प्रशासन से अलग किया। ये बताने की कोशिश की कि भाई मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जिसने किया है उसको क्या ये बात बड़ी बनती जा रही है और हाथ से निश्चित रूप से मुझे लग रहा है ये इतना बड़ा मामला नहीं था। उस मामले को प्रशासन चाहता तो बहुत आराम से योगी आदित्यनाथ एक फोन कर देते, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को भेज देते, योगी आदित्यनाथ ब्रजेश पाठक को भेज देते। वो भी तो क्या क्या कह रहे हैं योगी जी को। नहीं, कहने दो ना सर, लेकिन प्रशासन का काम क्या है? कहने वो सबको कहते हैं, वो सिर्फ इनको कहते हैं क्या? प्रशासन का काम क्या? प्रशासन का काम है कि विवाद निपटे। और आप भी योगी हो, आप भी संत हो, मुझे लगता है इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। एक बार जरा उनका भी मामला अगर एक रिएक्शन है अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, सर वो सुन ले, मैं फिर योगी जी हैं। अब इस समय उनकी गर्दन फंसी हुई है, उनके अधिकारियों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी गड़बड़ी जो हो चुकी है उसको सुधारें, लेकिन उनकी भी मति मारी गई है कि वो गलती अपराध जो हो गया है उसको सुधारने की अपेक्षा वो वक्तव्य पे वक्तव्य देते चले जा रहे हैं, वक्तव्य वीर बन रहे हैं। वक्तव्य वीर बनने से नहीं चलेगा। यहाँ पर अपराध हुआ है और उनकी अंदर आने वाली पुलिस ने किया है, इसलिए जवाबदेह उनको भी बनना पड़ेगा। अरे भाई, असली सनातनी नकली सनातनी कौन? जो सत्ता में बैठे होकर के भी गौ माता की हत्या न रोक सके, वो नकली सनातनी है। असली सनातनी एक ये नहीं कर सकता। 12 साल से गद्दी पर बैठे हो, गौ माता की रक्षा करूंगा ऐसा वचन लेकर के वोट लिया था। 12 साल में तुम गौ हत्या नहीं रोक पाए। नकली सनातनी कौन है पता चल गया देश की जनता को। तो साहब मामला हो गया पर्सनल। अब इनकी बात से तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि योगी जी खुद पहल करें, मुझे मनाएं, या वो एक्शन ले पुलिस वालों की और प्रशासन के लोगों की। देखिए, इनका हमेशा पर्सनल होता है और मैंने कल भी आपको जिक्र किया था, मैं इनके साथ बैठा था गुवाहाटी एयरपोर्ट पे और इनकी बहुत सारी अंदर की भड़ास निकाली थी इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ। अभी जो शुक्ला जी बोल रहे थे ना, तो इनके गुरु भी तो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोलते थे। रामालय ट्रस्ट अलग बना लिया था, कांग्रेस के कहने पर बनाया था रामालय ट्रस्ट, कांग्रेस ने बनवाया था रामालय ट्रस्ट। और उनके पास भी स्वर्गीय अशोक सिंघल जी गए थे, ये भी मैं भी जानता हूं अच्छी तरीके से, लेकिन वो कहां इसके मानने के लिए तैयार थे? वो तो पूरे विश्व हिंदू परिषद को ही खारिज करते थे, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन यज्ञ को ही वो खारिज करते थे। तो वो किनके इशारे पर काम कर रहे थे? उन्हीं के इशारे पर ये भी काम कर रहे हैं। संत का ऐसा हट हो सकता है क्या? संत ऐसे हट कर सकता है क्या कि हम 20 कदम आगे नहीं चल सकते हैं? मैं मानता हूं मेला प्रशासन की 2 मिनट के लिए आप गलती मान लेते हैं। मैं कह रहा हूं डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि भगवान शंकराचार्य जी आप चले गए, जबकि भगवान शंकराचार्य के आप अधिकारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, संत समाज आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, एक हिस्सा स्वीकार कर रहा है, लेकिन काशी की विद्युत परिषद आपको स्वीकार नहीं कर रही है, अखाड़े आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि योगी जी मामला केस में चला गया है। योगी जी ने नाम नहीं लिया इनका, पहली बात। नहीं, इन्होंने तो योगी जी का नाम लिया था ना, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे लिए ही कह रहे हैं और बार बार बोले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इन्होंने योगी जी का नाम लिया या नहीं लिया? योगी जी के बोलने से पहले योगी जी को इन्होंने क्या कहा? हुमायूं का बेटा अकबर जैसा है, यही शब्द थे ना इनके। क्या संत की भाषा है क्या?
और ये कहां जाते हैं? गौ हत्या बंद करवाने के लिए कहां जाते हैं? अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट को गौ हत्या के लिए कौन खड़ा कर दिया? कांग्रेस पार्टी ही तो खड़ा कर दिया, जिसके प्रतिनिधित्व अब देखें, खैर ये बाहर अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं कई दिनों से। अब ये मामला जब तक किसी भी तरीके से ये मामला जो है समाप्ति की ओर जाना चाहिए, वरना आप समझ सकते हैं कि फिर ये कितनी दूर तक बात जाएगी। यूपी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान भी दिखा देता हूं। ब्रजेश पाठक जी, वो भी आजकल बहुत फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने कल कहा था कि मुसलमान वोट ना दें तो अखिलेश यादव की पार्टी 2 कौड़ी की पार्टी नहीं रह जाएगी। आज उसके बाद ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पर बात की। कहा कि हर कोई जानता है अखिलेश यादव के बाद कमान उनके बेटा या बेटी को मिलेगी, चाचा या भतीजे को कुछ नहीं मिलेगा। यह हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने विवाह नहीं किया, लेकिन अगर कर लेते तो अगला नेता कौन होता? उनका बेटा या बेटी होता। यह भी तय था। बेटा बेटी जो भी सक्रिय, यही ना, कोई तीसरे का भी नाम आएगा, चाचा का भी नाम आएगा क्या? बताओ जरा। चाचा के लड़के का भी नाम आने वाला है क्या? दूसरा, कोई पूछे कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा, तो राहुल गांधी के बारे में लोग जानते हैं। अच्छा, ये इसके बाद अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया एक्स पर। उन्होंने लिखा कि एक उप, वो मंत्री नहीं लगा, मुख्यमंत्री नहीं लगा रहे, एक उप निम्न स्तरीय हंसी ठिठोली के लिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इनके लिए कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से घूमते हैं और उनकी प्रतीक्षारत इच्छाओं के लिए हंसने मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है। और दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की, कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। तो छोड़ा तो कुछ नहीं इन्होंने भी। उनके पास तो कोई ऐसा मौका कहाँ मिलेगा उनको? तो बहुत नहीं, अखिलेश जी के लिए इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा? लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भाई किस तरह। वैसे भी दोनों जो उप हैं उनके, वो तो लखनऊ मेल में चलते हैं कि नहीं चलते, दिल्ली मेल में तो रहते ही हैं। इसलिए मैंने पूछा था गलती से कि भाई वो केशव जी यहाँ पर बोल रहे थे कि लखनऊ में बोल रहे थे, क्योंकि आमतौर पर वो दिल्ली में ही रहते हैं दोनों उप मुख्यमंत्री, इवन कैबिनेट की बैठक में भी नहीं होते। तो मुद्दा यह है, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका नुकसान देखिए, अब किसने किसको क्या कहा। ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, तंज कर रहे हैं या फैक्ट बता रहे हैं? नहीं। मैं वैसे जवाहरलाल नेहरू जी को मैं कोट नहीं करता, लेकिन जवाहरलाल जी ने लिखा है एक जगह कि बहुत गंभीर चीजों को तंज में ही कह देना चाहिए। ये गंभीर मुद्दे तंज में ही दोनों लोगों को किसने क्या कहा वो मुद्दा नहीं है ना जी। अब कोई किसी को कालनेमी कह रहा है, कालनेमी क्या होता है? मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, जानते होंगे, शंकराचार्य जी तो जानते होंगे, तो उनको नाराजगी लगी होगी। और मुद्दा यह है कि क्या मुख्यमंत्री को इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? बिल्कुल ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी को इसका बात फायदा तो यही है, ये है कुल मिलाकर। वो मुझे अपनी समझ से कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। ये एक मुद्दा है। अब इस पर जितना नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो, संघ का हो, मुख्यमंत्री जी का हो, वो इस मामले को जितना जल्दी सुलझाए, मेरी केवल ये समझ बनती है कि उसको जितना जल्दी सुलझा लिया जाए। वो केशव जी अलग से बोले, ये भी कर सकते थे कि भाई केशव जी ने भी बोल दिया, आप तो मान जाइए। अरे मामला क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है, तो धर्म से जुड़ा हुआ लोग देख रहे हैं। हमने कई बार कहा इस अपनी बात अपनी राय बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये व्यवस्था है कि वो धर्म पर एकाधिकार समझते हैं कि वही संत हैं, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। सर, धर्म के मामले में लेकिन अखिलेश जी भी फंसे हुए हैं। अब इनके कल ब्रजेश पाठक ने कहा मुस्लिम वोट वाली बात की, मुस्लिम वोट ना मिले तो कहीं के नहीं रह जाएगी समाजवादी पार्टी। शुरुआत कहां से हुई थी बात? ये अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों से मिले, उनमें से एक ने बाहर निकल के कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार हो सकता है, ऐसी बात हुई है। अब ये बात हुई तो एक बेचारा रिपोर्टर उसने पूछ लिया, सामने दिखे तो अखिलेश जी, उन्हीं से पूछ लिया। और अखिलेश यादव तो मानिए टूट पड़े उनके ऊपर। हम लोग भी कल बात कर रहे थे कि ये उनके लिए ये मतलब पॉसिबल भी है या सोचने लायक भी बात है कि नहीं है कि वो अलायंस कर ले ओवैसी से। आप रिएक्शन देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा अपने आप। तो अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। अब अखिलेश जी बरस पड़े रिपोर्टर पर, उसकी क्या गलती थी? लेकिन अखिलेश जी, आपके सांसद ने यह बात कही है, तो वो बयान भी आज हम रख देते हैं सामने।
मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपसे कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी कि अलायंस पर भी चर्चा हो रही है। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। अब ओवैसी के नाम पे वो कह रहे हैं जो आ जाए बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ, तो यही बात तो कही, सवाल साफ था, उसका जवाब बिल्कुल साफ दिया था उन्होंने। ये सांसद है सलेमपुर से इनके रामशंकर राजभर जी, इनका स्टेटमेंट था और इस पर बरस पड़े मीडिया पर अखिलेश यादव। सर देखिए, किसी को कमतर और खुद को सही साबित करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम होता है उपहास उड़ाना। किसी का भी आप उपहास उड़ा दीजिए तो वो कहीं ना कहीं उस कमतर दिखने लगेगा और खुद आपको सही साबित करने का रास्ता बन जाएगा। देखिए, विश्वास नहीं था, अखिलेश जी पूरी तरह से विश्वस्त थे कि बिहार में ART फार्मूला सफल होगा और उससे उत्तर प्रदेश में PDA फार्मूला सफल करना आसान हो जाएगा। ART अखिलेश, राहुल, तेजस्वी, लेकिन वहाँ ये फार्मूला फेल हो गया। तो उनके सामने समस्या ये आ गई है कि अब हम उत्तर प्रदेश में PDA फार्मूला को कैसे सफल करें। उसके लिए वो पूरी तरह से अलग अलग तरीके से कसरत करना शुरू कर दी है। उसमें शीर्षासन भी है, सूर्य नमस्कार भी है, तमाम तरह की कसरत वो कर रहे हैं कि जिससे हम PDA को सक्सेस कर सके। और उसमें अब उनका एक प्रयास ये भी है कि मान लीजिए यदि मुस्लिम वोट हमारे पास से हटता है तो उसके लिए हमें प्रबंधन करना पड़ेगा हिंदू वोट का, और इसीलिए वो अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद में। चलिए, ये मैं समझ गया, ओवैसी के नाम पर इतना उबाल क्यों आ गया? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से बिहार चुनाव के बाद सदमे में मतलब परेशान है, लेकिन ये बात भी सही है कि एक राज्य के चुनाव परिणामों को आप दूसरे राज्य के चुनाव परिणाम के रूप में नहीं देख सकते कि जो बिहार में होगा वैसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर होने जाता है। हर राज्य का समीकरण अलग होता है, हर राज्य की इश्यूज अलग होते हैं, हर राज्य के गठबंधन अलग होते हैं। तो बिहार में जो परिणाम हुआ है वो जरूरी नहीं कि वैसा का वैसा परिणाम ही उत्तर प्रदेश में होगा कि वहां पर मुसलमान टूट गया है, वहां पर यादव वोट टूटा है, कोई जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में टूटेगा। और अखिलेश यादव अगर विचार कर रहे हैं ओवैसी के साथ तो सत्ता में तो सब जायज है ना। जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हुआ के सरकार बना सकती है, वो तो सवाल सुन के भड़क गए। नहीं तो जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी महबूबा के साथ सरकार बना सकती है तो अखिलेश यादव भी समय आने पर ओवैसी के साथ सत्ता में जा सकते, इसमें गलत क्या है? सत्ता पाने के लिए अगर ये हो सकता है तो स्वीकार होना चाहिए सबको। इसमें मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो सत्ता पाना होता है राजनीति के अंदर। और अभी आपने BMC का शायद महाराष्ट्र का देखा नहीं, ओवैसी और बीजेपी ने सरकार बनाई है मिलके। कहां सर, अभी आगे बता दीजिएगा। राहुल गांधी का एक और अवतार सामने आया, किसान अवतार, वो आपको मैं दिखाता हूं। कल राहुल गांधी जो थे एक किसान, एक मजदूर के भेष में दिखाई दिए। कांग्रेस ने एक्चुअली कांग्रेस के राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में कल दिल्ली में हुआ था, राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, खड़गे जी भी वहां पर थे और वहां पर सर पर गमछा बांधा, उन्होंने कंधे पर कुदाल रखा। ये तस्वीर आपके सामने है। खड़गे साहब को भी यूं इसी तरीके से जो है उनसे आप देश भर से मजदूर वगैरह और किसान वहाँ आए हुए थे, उन्होंने ये किया। तो ये तस्वीर दिखाई दी और ये VBG रामजी बिल जो मनरेगा अब हो गया है उसको लेकर मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। उसी कड़ी में कल ये एक प्रोग्राम दिल्ली के अंदर हुआ था और यहाँ ये सारी तस्वीर देखी। पहले तो इसकी हम बात कर लेंगे क्योंकि अक्सर राहुल गांधी पर ये आरोप लगता है कि वो कभी जो है बढ़ई बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, कभी मिस्त्री बन जाते हैं, कभी मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी खेत में चले जाते हैं। तो यहाँ भी ये हुआ। खैर, राहुल गांधी कल मैंने आपको बताया था वो कह चुके हैं कि मुझ पर अगर कोई तंज करता है या मजाक उड़ाता है, मेरा कोई नाम रख दे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पर भी रिएक्शन आ रहा है, एक बात तो ये। लेकिन अब राहुल गांधी ने यहाँ जो बातें कही वो थोड़ी सी और चर्चा का विषय बनी। आप जिस कानून को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस मुद्दे में इतनी जान है कि ये जो कृषि कानून थे, 3 कृषि कानून, उसको लेकर किसान आंदोलन जो हुआ था और सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े थे, तो ये मामला वहां तक पहुंचाया जा सकता है। इसका इतना बड़ा फॉलआउट और इतना बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचाया जा सकता है, ये राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को लगता है और उन्होंने ये बात कही भी है। अब जिस कार्यक्रम में वो किसान बने या मजदूर बने, वो कार्यक्रम था राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन। राहुल गांधी की अगुवाई में पूरी कांग्रेस ब्रिगेड ने यहां पर पहले तो कहा कि हम मनरेगा को बचाएंगे, इसकी शपथ ली। अब शपथ की लाइनों में जब मनरेगा बोला जा रहा है तो उसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये जब शपथ दिलाने वाला बोल रहा है तो वहां कोई इसको रिपीट ना कर पाए। फिर दूसरा
जब राहुल गांधी बोलने लगे तो कहने लगे भाई इस बिल का नाम क्या है, जो नया कानून आ गया वीबीजी नाम जी, बोले क्या नाम है इसका? आप आंदोलन खड़ा कर दिया आपने और राहुल गांधी पूछ रहे हैं क्या नाम है बिल का, तो फिर कौन गंभीरता से लेगा? और फिर बात क्यों नहीं होगी? अच्छा, और बात दो चार नेताओं के सामने की बात होती तो अलग थी। इतने सारे नेता, कार्यकर्ता और मीडिया के कैमरे सब लगे हुए थे, उसके सामने सब कुछ हुआ। तो ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। संकल्प लेते हैं कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा की हर हाल में रक्षा करेंगे। इस शपथ में अंश दर अंश पढ़ता हूं, आप इसके साथ साथ। नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। हाँ, सोचिए क्या। नहीं तंज नहीं। अरे हमारे यहाँ बहस छिड़ गई कि ये तंज है या राहुल गांधी भूल गए। तंज है। मैं मानता हूँ नाम थोड़ा टिपिकल है। नहीं, वो राम का नाम अपनी जिह्वा पे नहीं आने देना चाहते। उन्होंने जी राम का ग्राम कर दिया, इसीलिए क्योंकि राम का नाम जिह्वा पे नहीं आने देना चाहते। कल भी आपने कहा था कि अयोध्या जाएंगे। अरे जो आदमी राम का नाम योजना में नहीं ले रहा, वो आदमी अयोध्या कैसे जाएगा? वो तंज कर रहे हैं। नहीं, ये तंज था, ये तंज था, बिल्कुल तंज है वो। ये बिल्कुल तंज है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ये तंज है। उन्होंने साफ सुना जी राम जी, तो उन्होंने कहा क्या जी ग्राम, तो वो तंज है उनका। वो राम का नाम अपनी जिह्वा पे नहीं आने देना। एक बार फिर सुना दे। अभी तो ये हमारे यहाँ ही जो है जूरी जो है बट गई है। एक बार फिर सुन लेते हैं राहुल गांधी ने जिस तरीके से बात की। सुन ले एक बार। नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? मुस्कुरा तो रहे हैं अभी। नहीं, लोकसभा में राहुल गांधी ने जब लोकसभा में जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी, उसके बाद जब राहुल गांधी से बाहर पूछा गया था, तब राहुल गांधी ने राम का नाम लिया था कि राम का नाम जोड़ दिया है, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया और जी राम जी लेकर आए हैं ये उसके इसमें महात्मा गांधी का। तब उन्होंने राम का जिक्र किया था। लेकिन ये जो इन्होंने कहा था, ये उन्होंने बेसिकली तंज के रूप में कहा उस बात को लेके। और राहुल गांधी को मानते हैं, उनको कानून का नाम मालूम है, उनको निश्चित रूप से मालूम है, लेकिन उन्होंने उसको तंज के रूप में कहा है क्योंकि वो राम का नाम लेना नहीं चाहते थे। वो इसको ग्राम के रूप में बताना। अब जिसकी पार्टी ही ग्राम में बदल गई है, अब उसको ग्राम ही याद रहेगा। एक समय किलो की पार्टी होती थी, अब कांग्रेस ग्राम में आ गई है, तो वो ग्राम का उसका जिक्र कर रहे हैं। और राहुल गांधी तो बिल का क्या जानकारी, राहुल गांधी को तो ये भी जानकारी नहीं होगी आज की तारीख में कि बीएमसी में उनके कितने कॉर्पोरेटर जीत कर आए। राहुल गांधी ये भी नहीं बता सकते कि अभी जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे कितनी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े थे। राहुल गांधी को तो मतलब अपनी पार्टी का मालूम नहीं है। और राहुल गांधी आज जीराम जी को लेकर इस तरीके से बयान लगातार कर। राहुल उन्होंने और क्या कहा, एक लाइन और जोड़ दूं सर, जो राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इसको मुद्दा बनाएंगे, क्या ये जमीन पे जाएगा? एसआईआर को लेकर कितना बड़ा मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की थी, क्या एसआईआर जमीन पर असर हुआ उसका? एसआईआर पे आप मात खा जाते हो, अब आप जीराम जी को लेकर जा रहे हो। नहीं, इसको बड़ा बनाना चाहती है कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं। आप कुछ बोल रहे थे सर? मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी समीर जी ने कहा कि उन्होंने योजना का नाम पार्लियामेंट में लिया था, तो योजना का नाम उन्होंने इसलिए लिया था कि विरोध जाहिर करने के लिए। उसी तरह जैसे अपने भारत में कुछ लोग कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, तो वंदे मातरम का नाम वो इसलिए लेते कि बताने के लिए कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। लेकिन यदि आप उनसे कहिए कि वंदे मातरम कहिए तो कहेंगे नहीं मैं नहीं कहूंगा, लेकिन विरोध करने के लिए वंदे मातरम का नाम लेते हैं। तो राहुल गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में जो जी राम जी नाम लिया, तो ये बताने के लिए कि मैं राम जी आगे से नहीं कहूंगा। अच्छा, राहुल गांधी ने जो आगे बोला वो आप जरा सुना दे। वो ये आरोप जो है इसमें आपको अब तो कुछ नया सोचना भी नहीं पड़ता। ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार अडानी अंबानी को पैसा देने के लिए इसने ये बिल बदल दिया। वो इसके लिए यही कहते हैं वो कि ये योजना मनरेगा बंद करके वो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जो है ये नया कानून लेकर के आई है और गरीबों को पैसे की लूट मची है। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन से स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था
अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये राजा महाराजा एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे। वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है। अब क्या इंटेंशन है सरकार की वो अलग बहस हो जाएगी, लेकिन जो मैं कह रहा था सर, मैं किसी से बात कर रहा था तो वहीं से ये बात निकली थी और इसमें भाषण में भी कहीं उन्होंने जिक्र अभी भी किया किसान आंदोलन का। कांग्रेस को सच में ये लग रहा है कि ये एक बड़ा मूवमेंट देशव्यापी बनाया जा सकता है। आपको लगता है इस मुद्दे में उतनी स्टीम है? कांग्रेस ऐसा समझती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये जी राम जी को लेकर या जो भी मनरेगा कह लें उसमें उतनी स्टीम है। और अभी वो उसको कहाँ ले जा रहा है? दिल्ली के ऑडिटोरियम से तो वो आंदोलन चलने वाला नहीं है ना, तो इसलिए स्टीम नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, और एक इशू फेल हो जाए तो भी कोई बात नहीं, दूसरा इशू पर चलते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं था कि एक आंदोलन को लेकर कोई काम किया जा रहा है वो खत्म हो गया, लेकिन कमिटमेंट के साथ करें तो कमिटमेंट के साथ करे तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ऐसा समझना कि राहुल गांधी जी को जी राम जी नाम नहीं पता हो, मैं नहीं समझता, है ना। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि सत्ता पक्ष के 240 एमपीज में से 40 एमपीज यदि जी राम जी का पूरा नाम बताएं तो भी बहस हो सकती है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वो तो आप तो पढ़ रहे हैं, आपको सवाल नहीं है। जो पार्टी, मैं तो मान रहा हूं कि टेढ़ा है नाम। हाँ, तो वो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो एमपीज भी अगर इस पूरी योजना का नाम जानते हो तो। लेकिन जो राहुल ने बात कही है वो इंपॉर्टेंट बात है कि जो योजना में जो बड़ा बदलाव किया गया, एक फेडरल स्ट्रक्चर की योजना को सेंट्रलाइज करना, ये इसका बड़ा मुद्दा है और इसको उनको मुद्दा बनाना। राम जी नाम पर मत जाइए, क्योंकि राम जी के नाम पर जाकर भारतीय जनता पार्टी आप ही को ट्रैप में लेगी। जो यहाँ चर्चा हो रही है कि वो राम का नाम नहीं लेना चाहते, इशू राम का नाम नहीं है ना, इशू है कि एक जनरल जो गांव की योजना थी जिसमें गांव के किसान को, मजदूर को अधिकार देने की बात थी, उसे सरकार ने फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ एक सेंट्रलाइज्ड योजना बना दिया है। अच्छा, आप भी ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं? हुआ ये तो बिल में है ऐसा। ठीक है, मेरे मानने की बात नहीं है, ये तो फैक्ट है। जवाब दिया राहुल गांधी और खड़गे जी की बात का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने, उनकी बात सुन लेते हैं, इनके बाद आ जाता हूं सर, सुन के। अकेले हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता थे जयराम रमेश, उन्हें 2012 में कहा था क्या मनरेगा में केवल मिट्टी उठाएंगे और डालेंगे, बस यही काम किया जाएगा? और केवल जयराम रमेश ने नहीं, खुद मनमोहन सिंह जी ने फरवरी में 2011 में यह कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कहा था कि फर्जी जॉब कार्ड बन रहे हैं। ये कई तरह की कमियां देखी, तब एनडीए की सरकार ने तय किया कि अब किसी और योजना की आवश्यकता है जिसमें ये सारी कमजोरियां और विसंगतियां उनको दूर करने का काम किया जाए, और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। सर आप बताइए, है इस मुद्दे में इतनी जान कि आंदोलन बना पाए कांग्रेस इसका? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में आंदोलन खड़ा करने की क्षमता नहीं रखती है, ये मान लीजिए पहली बात। पिछली बार भी जो आप जो देख रहे थे वो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। जब वो आपको किसानों का आंदोलन जब चल रहा था, सीए चल रहा था, कांग्रेस पार्टी कोई भी मूवमेंट खड़ा करने की स्थिति में आज के दिन में नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या आप सच पूछिए तो क्या राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति में है क्या? छह जगह तो उसका एक भी उसका विधायक नहीं है इस देश में, 3 जगह उसकी सरकारें बची हुई हैं। तो आंदोलन खड़ा करने के लिए काडर भी चाहिए। काडर कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? कांग्रेस पार्टी में वही लोग हैं जिनके साथ सत्ता का लाशा जुड़ा हुआ हो, नहीं तो नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी क्या कह रहे थे, पैसा कहां चला जाएगा? ब्यूरोक्रेट्स के पास चला जाएगा, ठेकेदार के पास चला जाएगा। कभी आपने मनरेगा का ऑडिट पढ़ा है क्या? ठेकेदारों के पास ही तो जाता था। लोग व्यक्तिगत अपना काम करवा करके अपना काम कराते थे ठेकेदार,
व्यक्तिगत घरों का काम कराते थे, मिट्टी का, और पैसा जाता था, उसमें भी कमीशन खोरी हुआ करती थी। अब डायरेक्ट पेमेंट की बात की जाती थी। मनरेगा में तो आप पहले नहीं करते थे, कांग्रेस के जमाने पे तो नहीं हुआ था जी। हम तो देखे हुए हैं, अपने गांव में देखे हुए। तो एसआईआर जैसा ही हश्र होगा इस मुद्दे का, मतलब लोगों के बीच में इसके मुझे नहीं लगता इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको, वैसे क्योंकि अभी राम जी की बात हुई तो राहुल गांधी आज राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये चर्चाएं चल रही, तो वो नहीं गए हैं। अयोध्या में जो है रक्षा मामलों से जुड़ी जो समिति है पार्लियामेंट की, उसके सदस्य आज जाने वाले थे। उनका राम मंदिर में दर्शन करने के लिए 31 लोगों का कार्यक्रम भी था, जिनमें से एक राहुल गांधी है उस समिति के 31 लोगों में से, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। हमने पता किया कल, तो ये भी हमें बताया गया, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि वो इसी विजिट में बाहर नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस कमेटी से जुड़ी, ये हमको पता है, जानकारी दी गई कि इस कमेटी से जुड़ी जो बैठकें दिल्ली में होती हैं उनमें तो राहुल गांधी शिरकत करते हैं। दिल्ली के बाहर अगर कहीं कोई मीटिंग होती है तो वो पहले भी नहीं जाते रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बार चूंकि मामला बनारस और अयोध्या का था, तो और बाकी लोगों ने खुलकर ये बताया कि हम राम मंदिर भी जाएंगे, तो इसलिए उनका इस दौरे में ना जाना वो चर्चा बन गया। वरना बताया जा रहा है कि वो पहले भी दिल्ली के बाहर ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाते, पार्लियामेंट के कार्यक्रमों में भी वो नहीं जाते। एक बात, पार्लियामेंटरी यदि उसको देखें बिहेवियर को, तो अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा, यदि कोई कमेटी जाती है, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो की तरह से देखती है कि जनता की नब्ज क्या कहती है, पल्स क्या कह रही है, इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी वहाँ जाती हैं। और अगर नहीं जाते जैसा आप बता रहे हैं, तो ये कोई बहुत अच्छा पार्लियामेंटेरियन बिहेवियर नहीं माना जाता। लेकिन इस बार उनके काम आ गया ना ये कहने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूं कि वो तो पहले भी नहीं जाते रहे बाहर। नहीं, ठीक है, मैं तो इस बात अगर जाते रहते और इस बार नहीं जाते तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता। लेकिन क्या इसलिए नहीं जा रहे वो? ये तो मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे जनता तक पहुंचना, मतलब ये ठीक होनी। खड़गे जी की बात भी सुनाना, जो आपको सुना देते हैं। खड़गे जी ने पूछा मोदी जी से, मोदी जी आप चाय बेचने कब गए थे बताइए, केतली लेके आप कब गए थे रेलवे स्टेशन पर, ये बताइए। 11 साल हो गए, आदमी देश का प्रधानमंत्री है, 3 चुनाव जीत चुका, और उसी मुद्दे पर अटके हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिस मुद्दे पर मालूम है पहले ही चुनाव में चोट पड़ गई थी। याद कीजिए मणिशंकर अय्यर का बयान, से बन गए थे। अब आज भी वही है कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए। अरे हमेशा मैं लोगों को वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूं, चाय। अरे कभी चाय बनाए आप? कभी डब्बे में फिर के घूम के केटली लेके हर आदमी को दिए? चुप बोलने का बोलकर लोगों को आज जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ये सब इनका नाटक है, गरीबों को दबाने का इनका आदत है। अब पता नहीं क्यों उनको, खड़गे जी को क्या लगा होगा कि अभी भी ये बोलने से जो है ताली तो मिल जाएगी, वोट मिलेगा क्या, घट जाएगा। अभी तक का इतिहास ये बताता है कि ऐसा ही हुआ है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मैं आपको बताता हूं बंगाल की। आज ईडी के डायरेक्टर जो है वो बंगाल में है, और राहुल नवीन जो है वो कोलकाता पहुंचे हैं। कल सुबह वो ईडी के उन अफसरों से मिलेंगे जो रेड में शामिल थे, मतलब जो आईपैक के दफ्तर पर रेड हुई थी, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चली गई थी, तो उन लोगों से मुलाकात करेंगे ईडी के डायरेक्टर। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब चूंकि वो इसमें डायरेक्टर लेवल का आदमी, मतलब बॉस एजेंसी का, वो एक केस में जब खुद इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये मामला फिर आगे बहुत जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, नोटिस इश्यू हुए हैं ममता बनर्जी को भी और उन सारे डीजीपी को, कमिश्नर को कोलकाता के। अब ये माना जा रहा है कि आईपैक की मुश्किलें बढ़ेंगी, और प्रतीक जैन जो डायरेक्टर हैं जिनके घर पर रेड हो रही थी, खासकर उनके लिए ये माना जा रहा है कि यहां कुछ अब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने में आईपैक का जो रोल था उसके बारे में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। पता यह चला है कि आईपैक को जिस कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का लोन मिला, उसके बुक्स में दिखाया गया है वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सारे वो लूप होल्स हैं जो अब एक एक करके निकाले जाएंगे एक्शन करने के लिए आईपैक के खिलाफ। आईपैक के आधिकारिक दस्तावेजों में दावा किया गया था कि उसे हरियाणा के रोहतक में राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 2021 में 13.5 करोड़ रुपए का लोन मिला। हमारे इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा जब वो उस पते पर गए तो वहां ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन और टैक्स रिकॉर्ड्स में भी बहुत कमियां हैं, और इससे मिलते जुलते नाम की एक कंपनी वहां पर थी, लेकिन वो 2018 में बंद हो चुकी थी। 27 जून 2025 को आईपैक ने कहा था कि 13.5 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए हमने लौटा भी दिया, अब 12.5 करोड़ रुपए का लोन हम पर है। लेकिन जिस कंपनी को पैसे लौटाए जाने की बात की जा रही है वो बुक्स में दिख रहा है 2018 में बंद हो गई।
लोन 2021 का दिखाई दे रहा है। तो ये सारा जो घालमेल है और ईडी डायरेक्टर का कोलकाता जाना, ये मामला अब यहां से काफी आगे जाएगा। और आईपैक कम से कम, ममता बनर्जी को क्या नुकसान होगा वो पॉलिटिकल बात है, आईपैक को तो नुकसान इसका सीधा सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। समीर जी, निश्चित रूप से आईपैक और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जाकर बचाने की कोशिश की थी कि वो पेन ड्राइव लेकर चली गई, वो लैपटॉप लेकर चली गई, वो फाइल लेकर चली गई, प्रतीक जैन की मुश्किलें बढ़ेगी आईपैक की। और अब ईडी के डायरेक्टर जब वहां पर गए हैं तो मुझे लग रहा है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 4 तारीख को ममता बनर्जी वाले मामले में सुनवाई होने वाली है। तो अब मुझे लगता है कि ईडी ने इसे अपना एक प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया होगा, इसको अपने ईगो से जोड़ा होगा कि भाई जब हम गिरफ्तार करने गए या जांच करने गए या हम सबूत इकट्ठा करने गए, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से घर में घुसकर सारे अधिकारियों को धमकाया, सारे पेपर लेकर चली गई वहां से। अब मुझे लगता है कि ईडी को यह लग रहा है कि इस मामले के तह तक जाना होगा और सिर्फ एक जो कोयले घोटाले के मामले की जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी प्रतीक जैन के घर पर गए थे, अब यह मामला सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा। अब आईपैक का पूरा इतिहास खंगाला जाएगा, सारे ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे, पैसा कहां से कैसे आया, कितना आया, खर्चा क्या है। मुझे लग रहा है आईपैक की बहुत परेशानी बढ़ेगी और प्रतीक जैन की गिरफ्तारी तय है, लेकिन प्रतीक जैन से ज्यादा मुझे लगता है ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ेगी। जब अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, अब ममता बनर्जी भी इसके लपेटे में आने वाली है, क्योंकि निश्चित रूप से ममता बनर्जी का पैसों का टर्नओवर जो हुआ है, अभिषेक बनर्जी ने जो पैसों का टर्नओवर किया है, और कहा यह भी जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने कई ब्लैक मनी को आईपैक के माध्यम से सफेद करने का काम किया, नंबर 1 में कन्वर्ट करवाया। तो ईडी ने बोला कोर्ट में, बिल्कुल, तो वो भी पूरी बातचीत आएगी, तो इसमें ममता बनर्जी भी सामने फंसेंगे, अभिषेक बनर्जी भी। एक खबर सर, मैं क्योंकि ब्रेक का समय हो जाएगा, जल्दी से महाराष्ट्र की एक खबर बता देता हूं मैं आपको। जानना चाहता हूं कितने ऐसे मामले ईडी के जिसमें डायरेक्टर खुद पर्सनल जाते हैं? नहीं, ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा था। नॉर्मल मामला नहीं है ना सर, ठीक, लेकिन आगे चल सकते हैं। लेकिन एक लाइन कह दी, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, सीएम जिस मामले में जा रही है, इसमें चला गया तो तंज की थोड़ी आवश्यकता है कि आप सभी जगह जाना ही चाहिए। दूसरी बात, आपने खड़गे जी को देखा कुदाल कैसे लेकर हुए थे? जितने भी किसान होंगे वो हंसेंगे, बेचारे कुदाल ऐसे लिए हुए तो यहाँ पर पकड़े हुए थे। आप ठीक है, वो तो सब जानते हैं, फोटो खिंचाने के लिए हुआ था ना। फोटो में क्या है, पहले उनको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। एक सर महाराष्ट्र की खबर जल्दी से मैं आपको बता दूं सर, इस पर बात भी हो जाएगी सर, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, मैं टाइम नहीं सुना नहीं पाऊंगा। देखिए, बीएमसी के मेयर पद के लिए लॉटरी निकली। लॉटरी इसलिए निकलती है कि किस वर्ग के व्यक्ति को चुना जाएगा मेयर। तो ये हुआ कि भाई जनरल कैटेगरी की महिला मेयर बनेगी। अब इसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई है, ये भी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से हुआ है। राकेश जी वो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों ये इसमें लॉटरी में घालमेल किया गया है, ये तो एसटी या ओबीसी को, एससी एसटी या ओबीसी को मिलना चाहिए था पद। अब वो किस बेसिस पर ये कह रहे हैं ये हम नहीं जानते। ये है कि अगर एसटी निकल आता, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो केवल उन्हीं की पार्टी के 2 लोग पार्षद जीते, तो वो 69 जीत के भी जो है मेयर अपना बना लेते अगर लॉटरी में वो निकलता। लेकिन लॉटरी में निकला जनरल कैटेगरी महिला, वो बीजेपी के पास काउंसलर है तो उन्होंने बना लिया। अब इसको लेकर के एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो क्या 2017 में भी लॉटरी मैनेज हुई थी क्या, जब महिला मेयर बनी थी और वो शिवसेना की बनी थी? देखिए, इस तरह के आरोप लगाने से पहले हमें पीछे भी देख के चलना चाहिए। पहले भी महिला मेयर बन चुकी हैं और वो शिवसेना की महिला मेयर थी, तो क्या उस समय भी शिवसेना ने क्या पूरी लॉटरी को मैनेज किया था? यदि किया था तो उनकी आशंका जायज़ है, यदि नहीं किया था तो ये आशंका नाजायज़ है। इसलिए किसी तरह की आशंका व्यक्त करने से पहले या राजनीतिक बयान देने से पहले अपनी पृष्ठभूमि पर ध्यान दे लेना चाहिए, खासकर उद्धव जी को। लेकिन समीर जी बता सकते होंगे ना लॉटरी कैसे निकलती है? लॉटरी तो वैसी निकलती है जैसे लॉटरी लगती है। यहाँ लॉटरी लगी है। ट्रंप ने अपनी दादागिरी से यूएन के बराबर अपना एक पर्सनल बोर्ड बना लिया, जिसको उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस कहा है, और उस बोर्ड ऑफ पीस की कल साइनिंग सेरेमनी भी हो गई। उस बोर्ड ऑफ पीस का गठन कल जो है हो गया। अब गाजा में इसके बाद एक पीस फोर्स भी तैनात की जाएगी। अब कल 20 देश इस पूरे समारोह में मौजूद थे, डावोस स्विट्जरलैंड में, जहां पर ट्रंप ने एक एक करके सबसे जो है दस्तखत करवाए। और इसमें खास तौर पर 8 मुस्लिम देश वो थे जिन्होंने एक साथ चिट्ठी जारी करके कहा था कि हम इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, यूएई, कतर, इजिप्ट, तुर्की, सब लोग, ये सारे देश, इंडोनेशिया, ये सब शामिल है। लेकिन इसके अलावा भी और कई मुस्लिम कंट्रीज उसमें है, मोरक्को भी है उसमें, अजरबैजान भी है, आर्मेनिया ने भी इसको साइन कर लिया है। तो जहां जहां ट्रंप ने अपने इस पिछले 1 साल में जिन जिन देशों में भी दखल दिया है वो तो सारे ही आ गए ज्यादातर, और ये सारे या तो मुस्लिम देश हैं या छोटे देश हैं जिनके ऊपर ट्रंप ने अपनी दादागिरी चला ली। अब भारत, रूस, चीन, ये 3 बड़े ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। रूस की तरफ से ट्रंप ने अपने आप कह दिया कि पुतिन मान गए, लेकिन पुतिन ने कहा भी हम स्टडी कर रहे हैं, बताएंगे। चाइना ने भी कोई जवाब नहीं दिया है, भारत ने भी कोई जवाब, भारत तो बोला ही नहीं अभी तक इस इशू पे।
अब सवाल यह कि भारत करेगा क्या, कभी तो जवाब देना होगा। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे एक्सपर्ट्स की बातें, जो भारत के रुख को लेकर के क्या सलाह दे रहे हैं भारत सरकार को, कि इसका नफा नुकसान क्या है, सबका आंकलन कर लें पहले। लेकिन मैं पाकिस्तान की तस्वीर आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आप ये देखिए कि ट्रंप कहां ले गए दुनिया को और पाकिस्तान कैसे बिछता जा रहा है उनके पीछे। ये तो आपने सब पहले भी देखा था, जब आसिफ वो ब्रीफ केस में रेयर अर्थ मिनरल्स हमने खुदाई करके निकाले साहब आपके लिए, वो मुनीर ले गया था वाइट हाउस में। आपने देखा कैसे जब गाजा में ही शांति वार्ता के लिए ट्रंप पहुंचे थे, तो वहाँ पर कैसे मक्खन पॉलिश किया था इन्हीं शहबाज शरीफ ने जो यहाँ गए हुए थे। अब कल की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ। वर्ल्ड फोरम है, दुनिया देख रही है, और एक एक करके जो आदमी आ रहा था वो अपना दस्तखत कर रहा है उसमें और चला जा रहा है। शहबाज शरीफ को मौका मिला कि अरे आज तो मुझे ट्रंप के बगल में बैठने का मौका मिल गया, तो उन्होंने उसका जितना फायदा उठा सकते थे उठाया। कभी कुछ बोले कान में, कभी कुछ बोले, वो आप देख रहे हैं। वो एक दूसरी लेडी बगल में बैठी हुई है, वो अपना चुपचाप साइन कर रही हैं। अभी आपने देखा इसमें इशारे से दिखा रहे थे किसी को, ये दिखा रहे थे वो आसिम मुनीर, देखिए वो योर फेवरेट फील्ड मार्शल, वो सामने बैठा हुआ है। हाँ, ये आगे मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। जहां जहां शहबाज शरीफ गए, इन्होंने पहले जैसे हैंडशेक करा किसी के साथ, तो उसके बाद तुरंत बुलवाया, ये बगल में मेरे आसिम मुनीर, ये आवर फील्ड मार्शल। तो भाई बॉस को मिलवाना पहले जरूरी है, इंट्रोड्यूस करना। तो जगह जगह उन्होंने यही किया। वहां पे ये इस तस्वीर में भी आप यही होता हुआ देखेंगे। तो आसिम मुनीर यहाँ पर जो थे, थोड़ा मुझे ऐसा लगा उसने खुद ही जो है थोड़ा बैक सीट लिया हुआ था कि शहबाज शरीफ डील करे, क्योंकि भाई ऑफिशियली तो वहां दस्तखत उस पर प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है ना, हेड ऑफ द स्टेट। हाँ, अब फिर देखिए सर, ये एंड में जब ग्रुप फोटो की बारी आई तो शहबाज शरीफ ने ट्रंप के सीधे जाकर सेंटर स्पॉट ढूंढा कि यहां खड़े हो साहब, यहां फोटो सबसे अच्छी खींचेगी। ट्रंप के सबसे पीछे वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये काम पाकिस्तान ने किया। अब ये सारी तस्वीरें तो चलिए अपनी जगह, सवाल यह कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर के। तो मैं आपको एक आम पाकिस्तानी की बात सुना रहा हूं, और वो पूरे पाकिस्तान का सेंटिमेंट है। कहते हैं 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे जिस दिन पाकिस्तान ने इस ट्रंप की गाजा शांति प्लान को उस पर हामी भर दी थी, और लब्बैक क्या सर था, लब्बैक जो है, लब्बैक वाले लोग जो तहरीके लब्बैक के लोगों ने आंदोलन किया था। 100 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में मारे गए थे। उसके बाद भी ये इस बोर्ड पर जाना और गाजा में ट्रंप के प्लान में शामिल होने का फैसला किया है। तो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान ने आज नेतन्याहू की गुलामी का बकायदा ऐलान कर दिया है, और गजा बोर्ड में नेतन्याहू के सरबराही में सामने बैठने का ऐलान कर दिया है। रही सही कसर ट्रंप ने पूरी कर दी। ट्रंप का कहना है मिडिल ईस्ट से बाहर कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के, फलस्तीनियों के खून के प्यासे हुए हैं, और वो कहते हैं कि जो कहोगे करेंगे, जिसको कहोगे मारेंगे। मेरा ख्याल है वो मुल्क या तो इथोपिया है या मोजम्बिक है, जो भी है नापाक है। शुक्र है वो यूरोप का कोई मुल्क नहीं है या यूके नहीं है, वरना लोग तो सड़कों पे निकल आते हुकूमत के खिलाफ। वो जो मुल्क भी है ना, उसकी अवाम अपने हुक्मरानों से 10 गुना ज्यादा गंदी अवाम है, वो चूं तक नहीं करेगी जुल्म के ऊपर। वो जो मुल्क भी है ना जो नस्ल कशी में हिस्सेदार बनने जा रहा है। ये आदमी भी विजय जी की तरह तंज में बात कर रहा था कि वो जो मुल्क है उसकी आवाम जो छू भी नहीं करेगी, लेकिन छू नहीं बहुत कुछ करेगी आवाम अभी पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा? अभी तक पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो ये कहता था कि हम ऐसी किसी पहल का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां हमें फिलिस्तीनियों के सामने बंदूक उठानी पड़े। सुर बदल गए और मजबूरी भी थी। अब आप सुनिए टीवी पर बैठकर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं जब सारे मुस्लिम देश अपनी फौज भेजेंगे तो उसमें अलग रहने से तो नुकसान होगा हमें, तो हमें उनके साथ रहना चाहिए। अच्छा, वो बयान अभी हम देख रहे हैं, वो मैं इनके रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आपको सुनाऊं। उसके अलावा जो करना पड़ेगा वहां पाकिस्तान को जाकर के, वो एक बयान हमारे पास है। वो भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट खुद बता रहे हैं कि अब तुम हमास से भी लड़ोगे, अब तुम हिजबुल्लाह को भी मारोगे, और ट्रंप ये सब तुमसे करवाएगा और तुम्हें करना पड़ेगा। अगला बयान जो भी सुना दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन खिदमात के बारे में बात की वो क्या है? सदर ट्रंप ने गजा में अमन बोर्ड में शामिल मुल्कों का मैंडेट बता दिया कि ये जो अमन बोर्ड के अंदर शामिल ममालिक है ये क्या करेंगे।
उन्होंने कहा जी वो ममालिक ना सिर्फ गजा से हमास का सफाया करेंगे बल्कि लबनान में हिजबुल्लाह को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लबनान के अंदर हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाएगा और जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और ये तमाम ममालिक मिलकर ये काम करेंगे, जबकि गजा के अंदर से हमास का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। आखिरकार पाकिस्तान ने आज नेतन्याहू की गुलामी का बकायदा ऐलान कर दिया है और गजा बोर्ड अगर ट्रंप कहे कि जी पाकिस्तान अपनी फौज गजा भेजे फिर क्या करेंगे हम? देखिए, ये मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। कोई अगर मुस्लिम ममालिक की फौजें वहां पे उनका तैनात होता है, मैं प्योरली मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ, कोई तैनात होती हैं और एक इस्लामी बरादरी के प्लेटफॉर्म से वहां पे फौजी भेजी जाती हैं, या कोई और मुल्क जो है वो एग्जामिन कर लेना चाहिए पाकिस्तान को कोई और कौन से ममालिक वहां पे जा रहे हैं। गजा के बच्चों की, वहाँ पे बूढ़ों की, जवानों की, ख्वातीन की हिफाजत के लिए, उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ा जाइगेंटिक एफर्ट की जरूरत होगी। तो उसमें वही लोग जाएंगे जिनका दिल उनके साथ है। मेरा अपना ये मैं जाती राय दे रहा हूँ कि जो दिल उनके साथ है और किसी भी एक्सरसाइज के लिए जिससे गजा के मुसलमानों का फायदा हो या उनको कोई सुख का सांस जो है फिलहाल मिले, देन परमानेंटली उसमें प्रोग्रेस की जा सकती है। तो ये इससे एब्सोल्यूट रहने से नुकसान का ज्यादा अंदेशा है और पार्टिसिपेशन में जो है ना कोई फायदा जरूर इंशाल्लाह निकलेगा। तो सर ये तो क्लियर कर दिया इन्होंने। अब ये भी इनके भी मजबूरी में सुर बदले हैं कि इनको अब ट्रंप को जवाब देते नहीं बन रहा, नहीं हो सकता, फौज भेजेंगे, भेजना ही पड़ेगा। उसमें कोई बहुत ऐसा वो आशंका वाली बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये फोटोज आप बता रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे एक फिल्म ध्यान आई, नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन बोमन ईरानी साहब उसमें होते हैं। तो वो सरदार बन के वो हर एक बड़े बिल क्लिंटन और ये वो उसके साथ कटआउट के साथ मुन्ना भाई पिक्चर, मुन्ना भाई में शायद था कि वो कटआउट के साथ फोटो खिंचा कर अपना ड्राइंग रूम में लगाते हैं। तो वो कटआउट नहीं है लेकिन फोटो वो खिंचवा ही रहे हैं शहबाज साहब। लेकिन इसमें कोई अब बचा नहीं है कि ट्रंप के साथ, देखिए उनकी मजबूरी, रोज मैं कहता हूँ आप मजबूर आदमी को इतना शर्मिंदा मत किया कीजिए। आप उनके लिए कोई रास्ता बता दीजिए कि वो क्या कर सकते हैं। ट्रंप के खिलाफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो अवाम के खिलाफ ही जाना पड़ेगा। अब अवाम किस दिन उनके खिलाफ जाएगी ये है मुश्किल। इसका क्या रिएक्शन होगा सर पाकिस्तान के अंदर? बहुत खराब होगा रिएक्शन। मतलब गर्दन फंसी है पाकिस्तान की इसमें। देखिए पाकिस्तान की गर्दन, सबसे बड़ी बात तो देखिए अभी आपने चलाया क्या बोर्ड ऑफ पीस, इसमें कौन लोग शामिल हैं? अधिकांश अशांत देश शामिल हैं, डिक्टेटर्स और जो हैं वो अशांत देश हैं। जितने ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक सऊदी अरबिया यूएई को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे अशांति देश हैं। सब जगह इस्लामिक टेररिज्म बोलबाला है उनका है। तो ये सारे के सारे अशांत दोस्त लोग पीस मैनेज करेंगे आने वाले दिनों में या पीस कीपिंग करेंगे आने वाले दिनों में। दूसरी बात, पाकिस्तान की गर्दन तो उसी दिन फंस गई थी जिस दिन वो ट्रंप के पास चले गए थे, क्योंकि उस दिन के बाद से कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जिसमें पाकिस्तान, जिसे कहते हैं ना, ट्रंप ने एक कहावत होती है, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ। रस्सी लंबा करते गया, लंबे करते रह गए और उसमें गले में लटका लिया है पाकिस्तान। ये फांसे की तरह है पाकिस्तान। यदि वो जाता है वहाँ, सेनाएं भेजती है और उसको भेजना अब मजबूरी है। वैसी स्थिति में यदि इजरायल ही उसको कमांड करेगा, इजरायल कहता है कि भाई जाकर के जरा सा हमास को निपट दो और मारने क्या वो लोग हमास पर गोली चलाएंगे? सबसे बड़ी बात। और यदि हमास पर गोली चलाएंगे तो क्या पाकिस्तान की आवाम में जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे? क्या मौलानाएं रिएक्ट नहीं करेंगे? क्या देवबंद के लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? तबलीगी लोग जो वहां पर इतने डोमिनेंट पोजीशन में वो रिएक्ट नहीं करेंगे? और इसका फायदा क्या फिर अफगानिस्तान नहीं उठाएगा? जो अफगानिस्तान के जो रेडिकल तत्व हैं वो पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए तहरीके तालिबान को भी खड़ा एक और बहाना मिलेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा ठीक है। देखिए अपने सवाल ये कि ऐसी क्या मजबूरी है? तो एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने इसका जवाब दिया, मुझे वो बात उनकी लॉजिकल लगी। उनका आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है या जो हमारे यहाँ निजाम है, सरकार है, ये सब कुछ अमेरिका के वजह से है या उसकी बदौलत है, यूं कहिए तो ये सीधे सीधे ट्रंप के साथ जुड़ता है। इसीलिए हम ट्रंप को कभी, या ये सरकार इस वक्त जो पाकिस्तान की है, किसी भी काम के लिए ट्रंप को नो कह ही नहीं सकती। ठीक बोल रहे थे।
ट्रंप के साथ हमारे जो मामलात हैं वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ट्रंप की कोई भी फरमाइश ऐसी जो ट्रंप के यानी कद काठ में आलमी सतह में कोई इजाफा करे या ट्रंप का कोई भी इनिशिएटिव, उस पे हमने पिछले कुछ अरसे से देखा कि पाकिस्तान ने कभी कोई इनकार नहीं किया। हमेशा जो कुछ ट्रंप कहते हैं वो हम मान लेते हैं। आप देख लीजिएगा, एक दलील तराशी जाएगी, एक जवाब तराशा जाएगा कि गजा के मुसलमानों की सहूलत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान अपना तन मन धन कुर्बान कर देगा। ये एक बड़ी दिलचस्प बात होगी कि पाकिस्तान एक ऐसी तंजीम में बैठेगा जो खालिसतन एक ऐसे मुल्क की जारहियत के खिलाफ बनी थी, यानी इसराइल, जिसने गजा के मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया था। अब रिकंस्ट्रक्शन भी उसी के साथ बैठ के होगी। इन्होंने बात साफ साफ कहा कि हमारी पॉलिटिक्स और ट्रंप तार से जुड़े हुए हैं। अब आगे एक और सीनियर जर्नलिस्ट के नजम सेठी, वो ये कह रहे हैं कि एक बात तो ये, दूसरा इस मौजूदा गवर्नमेंट पर सिविलियन पक्ष जो है इसका, यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। प्रेशर इस बात का है कि भाई तुमको लाए थे हम इमरान खान को पॉलिटिकली जवाब देने के लिए, वो काम तुम कर नहीं पा रहे, तो तुम हमारे किस काम के हो। तो शहबाज शरीफ आपको जिस पोज में यहां दिखाई दिए, शुरुआत में हमने आपको दिखाया, ट्रंप के दाएं बाएं रहने की कोशिश, हर जगह ट्रंप की नजरों में रहने का प्रयास, वो इसीलिए है क्योंकि आसिम मुनीर को भी जगह जगह ट्रॉफी की तरह लेकर के जो वो जा रहे हैं, बॉस की तरह लेकर के जा रहे हैं, वो सब इसीलिए है कि वो आदमी इस वक्त बहुत इनसिक्योर है। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। प्रेशर है कि इनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही और बातें शुरू हो गई हैं कि जी फिर अगर नून लीग जी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं रही है तो इमरान खान का मसला तो हल नहीं कर रही है नून लीग, तो उसकी पॉपुलैरिटी कम करना तो नून लीग का काम था ना, बिकॉज ये पॉलिटिशियंस करेंगे ना, पब्लिक सेंटिमेंट को अपील तो करें। तो ये क्या, दे हैव नॉट सक्सीडेड, तो फिर हमें इनकी क्या जरूरत है। ऑप्शन भी क्या है? नहीं तो एक ही है। तो ऑप्शंस तो खैर हमेशा होते हैं ना। अब मत मेरे से पूछो। इमरान खान एक बात हमेशा कहा करता था, जब जेल जाने से पहले, जो वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, और जब वो बात हुई थी सारी कि अमेरिका के कहने पर उनकी गद्दी चली गई और अमेरिका का कोई डिप्लोमेट था, उसने कहा इसको हटाओ, सारी उन्होंने खुल के कहा कि मुझे तो अमेरिका हटाना चाहता है, तो वो कहते थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप देखिए कितनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। तो इमरान खान की बात से कुछ सबक लेते हैं, लेकिन ये है कि ट्रंप के आते ही ट्रंप के साथ जो है इन्होंने साथ उनको लगा कि यही आदमी हमारा बेड़ा पार करेगा। देखिए, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो अपने देश की जनता के साथ जाए या वो ट्रंप के साथ जाए। तो उन्होंने ट्रंप के साथ जाना तय किया और अपनी देश की जनता के साथ धोखा किया। जिस पीस प्लान पे उन्होंने साइन किया, उन्होंने अपने देश के आवाम की, जो बहुसंख्यक जनता की जो इच्छा थी, उसके खिलाफ जाकर उन्होंने यह पीस एग्रीमेंट को साइन किया कि उसमें हम शामिल होंगे। और उनकी सबसे बड़ी चिंता तो 8 फरवरी को होने वाली ना। 8 फरवरी को जिस दिन ब्लैक डे बुलाया, इमरान खान ने पाकिस्तान बंद बुलाया, ब्लैक डे बुलाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है 8 फरवरी को, उसमें आसिम मुनीर डरे हुए, और आसिम मुनीर को लगता है कि अगर हम ट्रंप के हिसाब से नहीं चलेंगे तो 8 फरवरी के बाद ट्रंप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप लोगों की बस की बात नहीं है, इमरान खान को बाहर निकालो, आपने उसको गलत तरीके से बंद करके रखा है। तो इमरान खान के कारण मुझे लग रहा है कि ये पसंद नहीं आएंगे तो वो कह सकता है, क्या देगा इनको, वो तो ट्रंप कभी भी लड़ सकते हैं। ट्रंप क्या देंगे, भाई आपने गलत तरीके से व्यक्तियों को बंद कराए, उसको आप जेल से बाहर निकालिए, वहां पर चुनाव करवाइए लोकतंत्र के आधार पर। तो ये डर है इनको, और इसीलिए उन्होंने ट्रंप के सामने पूरी तरीके से घुटने टेके। और अब देखिए ना, कौन देश लोग इसमें 60 देशों को बुलाया था, 20 देश शामिल हुए, और ऐसे देश शामिल हुए जो या तो ट्रंप के सामने पूरे झुके हुए हैं, जिनको ट्रंप की मदद मिल रही है, अमेरिका की मदद मिल रही है, और जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देशों में से सिर्फ अमेरिका को छोड़कर कौन शामिल हुआ? ब्रिटेन ने कहा हम शामिल नहीं हो रहे, फ्रांस ने स्पष्ट मना कर दिया, चीन शामिल नहीं हो रहा है, भारत अभी तक शामिल नहीं हो रहा है। तो ये बता रहा है कि जो ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र की तुलना में इसे बड़ा बनाया जाए, बड़े देशों ने इससे दूरी बना ली है। ठीक है, ट्रंप इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी को इसकी अध्यक्षता करने का प्रस्ताव ट्रंप देते तो मुझे लग रहा था रूस भी शामिल होता, इसके अंदर फ्रांस ब्रिटेन भी शामिल होते और भारत भी शामिल होता। ट्रंप की आप ऐसी बात करें, उनका बस चले तो यहाँ वो सारी दुनिया को जो है वो ट्रंप के मुखौटे लगवा दे, ट्रंप के अलावा कोई और दिखना ही नहीं चाहिए। और आप कह रहे हो किसी और को मौका दे, किसी और को नहीं, आप अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाओगे जिस पे लोगों का भरोसा हो। अच्छा, अब ये सवाल अब इंडिया क्या करेगा, ये सवाल तो रही गया ना। तो आगे इसके अगला जो बयान है वो दिखा दे। उसमें हमारे एक डिप्लोमेट है, उनका क्या सुझाव है, पाकिस्तान पर भी अपनी बात बता रहे हैं आपको इंडियन एक्सपर्ट्स, और इंडिया करे क्या इस मामले में वो भी बता रहे हैं। पाकिस्तान और टर्की ये 2 ऐसे देश हैं जिसके बारे में
इजराइल का रिजर्वेशन है उनकी फोर्सेस के बारे में, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं और उन्होंने इनवाइट भी किया है काफ़ी देशों के नेताओं को, भारत को भी इनवाइट किया है, रूस को भी, चीन को भी, तो सब तरह के कंट्रीज़ को उन्होंने इनवाइट किया है। तो पाकिस्तान का साइन करना कि वो उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड इसलिए है कि कुछ महीनों से आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का उनकी तरफ झुकाव काफ़ी बड़ा है और बात में वो जनरल आसिम मुनीर और उनके सब आते हैं, तो उनको खुश करने के लिए भी पाकिस्तान ने ये कोशिश की। अच्छा, आगे इन्होंने भारत के लिए ये सुझाव दिया है कि भारत को वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चलना चाहिए, हमें इसमें कोई जवाब देने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि वहां एक बार आप चले जाएं इस बोर्ड में और उसके बाद ट्रंप क्या क्या और फरमान निकाले मेंबर्स के लिए, तो फिर आप आज जिस तरह पाकिस्तान फंसा है, कल को आपसे भी उम्मीद होगी कि आप भी जो है वो सारे काम करिए जो ट्रंप कह रहे हैं करने को। देखिए, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे भी जब आपका अफगानिस्तान के साथ विवाद हुआ था अमेरिका का, तो अमेरिका की तरफ से ये डिमांड की गई थी भारत से कि आप पाकिस्तान बॉर्डर में भारतीय सेना की तैनाती करें। तब भी भारत उस पर बिल्कुल एक्शन पे नहीं आया था और मना कर दिया था। आज भी मैं कल भी बोला था, आज भी मैं बोलूँगा कि भारत तटस्थ रहेगा, बिल्कुल बीच की भूमिका निभा के चलेगा, न स्पष्ट करेगा कि हम आ रहे, न स्पष्ट करेगा कि हम जा रहे। बार बार जो पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं ना सौरभ भाई, शाहबाज तो सिर्फ एक चेहरा है, चाल तो पूरी मुनीर की है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कुर्सी के लिए कोई किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। मुनीर की नज़र शहबाज की कुर्सी पे है और उनको लगता है कि ये ट्रंप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे इस कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि वो सैनिक के रूप में नहीं गए हैं, वो पूरे सूट बूट के साथ गए हैं और आप देखिए उनका चेहरा शहबाज से ज़्यादा खिला खिला दिख रहा। किस हैसियत से जाते हैं ये भी तो नहीं मालूम भाई, आप हो तो आर्मी चीफ ही ना भाई इसलिए बोला प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, बात खत्म। भाई आप 7 साल लटक के जाते हो। शहबाज तो वही कर रहे हैं ना जो मुनीर कह रहे हैं, और ये बात पाकिस्तान के लोगों को पता है। लेकिन वहां जो 3 लेयर की शासन व्यवस्था है, ISI, सेना और फिर लास्ट में आती है सरकार, उस 3 लेयर की शासन व्यवस्था में ISI और सेना, ये दोनों के बीच में गोलबंदी है। इसलिए उस गोलबंदी के बीच में शहबाज फंसे हुए हैं और शहबाज को ये लग रहा है कि ट्रंप की उतनी चापलूसी करो कि कम से कम वो हमें कुर्सी से ना हटाए। वो दिख रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। ट्रंप करना क्या चाहते हैं गाजा में, ये भी सवाल है, तो वो भी उसका जवाब उन्होंने कल दिया। उन्होंने कहा देखो, मैं हूं सबसे पहले रियल एस्टेट का आदमी, रियल प्रॉपर्टी डीलर। उन्होंने कहा तो मुझे तो दिखती है जमीन, तो मैंने देखा ये इतनी अच्छी जमीन है गाजा, समंदर के किनारे है, यहाँ क्या क्या नहीं किया जा सकता, क्या डेवलपमेंट नहीं की जा सकती। तो उन्होंने बताया मेरा इंटरेस्ट तो इसमें यह है। आप जानते हैं इस बोर्ड ऑफ पीस में जितने 19-20 देश जो आ गए, इन सबसे ऊपर ट्रंप के जस्ट बाद किसकी भूमिका है अहम? ट्रंप के दामाद की। ट्रंप का दामाद भी प्रॉपर्टी डीलर है और उसने अपना प्लान बताया गाजा को लेके, क्या प्लान है वो आप सुनिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के रंग निराले। ट्रंप की जितनी कहानियां बताएं आपको उतनी कम है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले, वैसे अब वो 5 साल के राष्ट्रपति हो गए, वहां 4 साल का टर्म होता है, तो एक टर्म पूरा हो गया उनका जो पहले था, उसके बाद और अब इस दूसरे टर्म का 1 साल। 5 साल राष्ट्रपति रहा हुआ व्यक्ति क्या कहता है कि दिल से तो मैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का एजेंट आदमी हूं, लेकिन मुझे जमीन नजर आती है। तो ये बात उन्होंने बड़ी खुल्लम खुल्ला कह दी और वो कहते भी हैं कि आई लाइक टू मेक डील्स, मुझे डील करना आता है। तो वो सारी दुनिया को डीलर की तरह ही बात करते हैं हर देश से, क्या दोगे, कैसे बार्गेन करना है, मैं ये करूंगा तो तुम क्या करोगे। खरीदने बेचने के माहिर हैं, खासकर जमीनों के मामले में। तो उन्होंने खुलकर ये बात कह दी। बात कल डावोस में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर उन्होंने जो गाजा का अपना बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसी के बारे में वो बात कर रहे थे। और जो पहले कयास लगाए जाते थे या आशंकाएं जाहिर की जाती थी, कल तो उन्होंने उसको खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर लिया कि ये सारी जो ट्रंप का उस पूरे इलाके में या उस एरिया में इंटरेस्ट जो है, ये कोई झगड़ा खत्म कराना नहीं है। अगर वो हो जाए तो वो बाई प्रोडक्ट हो सकता है उनके एफर्ट का, लेकिन असल मकसद था गाजा की जमीन। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं जब इसको एक रियल एस्टेट के आदमी की निगाहों से देखता हूं तो मुझे दिखता है कि कितनी खूबसूरत जमीन है, समंदर किनारे इतना बड़ा प्लॉट, तो इस पर तो बिल्डिंग बनाओ। सुनिए आप उनकी बात। You know, this is a great location. It all begins. See, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property. What it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with a location. That's the vision. तो अब क्या होगा इससे आगे, समीर जी?
अब अमेरिकी कंपनियां वहां पर उस प्लॉट पर बिल्डिंगें बनाएंगी। इन्होंने तो कहा है हम 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल बनाएंगे, बीच रिजॉर्ट्स बनाएंगे। अब वहां ये सब होगा। सर आप गलत हो, अमेरिकन कंपनियां नहीं बनाएंगी, ट्रम्प के दामाद और ट्रम्प के बेटे बनाएंगे वहां पर, जिस तरीके से। और आज ही खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर करी है आज कि भाई 1 साल के अंदर ट्रम्प की संपत्ति 13,000 करोड़ रुपया बढ़ी 1 साल के अंदर, और औसत अमेरिकी परिवार से यह 16,000% ज्यादा उन्होंने पैसा कमाया है। और बड़ा विस्तृत न्यूयॉर्क टाइम्स से छापा है कि कैसे वियतनाम में इन्होंने पहले टैक्स लगाया, फिर गोल्फ परियोजनाओं को परमिशन मिली तो टैक्स घटा दिया, कैसे यूएई में इन्होंने किया, कैसे बाकी जगह इन्होंने अपने ट्रम्प टावर को लेकर दूसरे देशों पर दबाव डाला। और इनके बेटे और दामाद जो है, परिवार तो बहुत बड़ा है, एक बेटे पॉलिटिक्स में इनकी मीटिंग अरेंज करते हैं, दूसरे बेटे और दामाद पूरे दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ट्रम्प टावर को लेकर, तमाम समुद्र किनारे परियोजनाओं को लेकर पूरी दुनिया का दौरा करते हैं और ट्रम्प का उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रम्प जो कहते हैं कि भाई मतलब जमीन मुझे पसंद है और जमीन से मेरे को कमाई होती है, तो जहां भी खाली जमीन देखते हैं वहां एकदम ट्रम्प हरे भरे हो जाते हैं कि जमीन से मुझे मोटा मुनाफा मिलेगा। वो गाजा भी है जो है, उसको देख के भी उनका मन में यही है। और कहा भी था उन्होंने कि भाई इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, ये कैसे खाली है, तो अब उसको हरा भरा करेंगे और नोटों की गड्डियां लेकर आएंगे। दामाद की बात भी सुनवा देता हूं मैं, आपने ठीक याद दिला दिया, क्योंकि दामाद सबसे ज्यादा एक्टिव आदमी है इनके। अच्छा, इतने एक साल में इनके फॉरेन मिनिस्टर तो चलिए ठीक है, अब वो भी इनका ही आदमी है। उसके अलावा आपने इनके फॉरेन ऑफिस में, विदेश मंत्रालय के किसी और आदमी का नाम सुना है आज तक? किसी का भी? अमेरिका के पास डिप्लोमेट नहीं है क्या उनके पास राजनयिक नहीं है, फौज है? एक आदमी का भी इस्तेमाल नहीं करते ट्रम्प। जहां जरूरत पड़ेगी तो विदेश मंत्री, और उसके अलावा फिर मेरा दोस्त विटकॉफ और मेरा दामाद जैरेड कुश्नर। अब वो जैरेड कुश्नर की बात मैं आपको सुनवा रहा था सर। उन्होंने कहा कि बताया ये है न्यू गाजा प्लान, ये दिख गया ना आपको, ये है ट्रम्प का प्लान। और इसमें वो कह रहे हैं कि ये रिजॉर्ट्स भी बनेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। अब इसमें गाजा के लोग रहेंगे या कोई और उसके लोग भी कहीं से लेकर के आएंगे वो? क्योंकि गाजा का आदमी तो जो है ये $1 मिलियन का फ्लैट नहीं खरीदेगा, तो कहां जाएंगे? तो कहीं इस बात में सच्चाई तो नहीं है कि गाजा के लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी है? ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं। खैर, इनके दामाद साहब ने यह बताया कि हमारे पास एक ही प्लान है और कोई प्लान बी नहीं है गाजा को लेकर के, एक ही प्लान है, उसी को कामयाब बनाना है। वो प्लान क्या है? उन्होंने कहा पहले हमने ये सोचा कि गाजा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हो जाएगा फ्री जोन और एक हो जाएगा हमास कंट्रोल जोन। जब तक हमास हथियार नहीं डालता तब तक एक हमास का जोन और एक फ्री जोन। लेकिन फिर हमने कहा कि शक में क्यों रहना, सब फ्री जोन बना दो। यहां एक इंटेंट डिक्लेयर किया उन्होंने साफ कि हमास खत्म, हमास का नाम भी अब आगे जैसा गाजा ट्रंप ने सोचा है उसमें हमास का नाम भी नहीं होगा। Do this, signed a deal to demilitarize. That is what we are going to enforce. People ask us what our plan B is. We do not have a plan B. We have a plan. We signed an agreement. We are all committed to making that agreement work. There's a master plan. We'll be doing it in phasing. In the Middle East, they build cities like this in 2-3 million people. They build this in 3 years. And so stuff like this is very doable if we make it happen. क्या कह रहे हैं सर? चाहे भारत का दामाद हो या अमेरिका का दामाद हो, दोनों दामाद एक ही तरीके से प्रॉपर्टी का काम करता है, एक ही तरीके से कमाता है। और दूसरा एक बात मैं कहना चाहता था, नहीं ये तो राष्ट्रीय दामाद है, हमारे यहाँ कौन है? हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय दामाद है। ऐसा था, हमारे यहाँ राष्ट्रीय दामाद के संपत्ति यहाँ नहीं थी क्या? शिमला के पास नहीं थी क्या? राजस्थान में नहीं थी क्या? नोएडा में नहीं है क्या? तो हमारा राष्ट्रीय दामाद का भी तो संपत्ति में जो उछाल आया था, जैसे शेयर मार्केट में उछाल आया था, वैसे ही 2004 से 2014 के बीच में उछाल वैसे ही आया था। दूसरी बात, नहीं तो भाई बेटा दामाद दोनों को कहिए फिर। चलिए आप खैर अमेरिका के दामाद पे बात कर लें। दूसरी बात, ट्रंप का एक अभी आपने जो शुरुआत की थी, देखिए फॉरेन मिनिस्टर है या नहीं है, डिप्लोमेट है या नहीं है। अमेरिका के कैबिनेट के प्रेसिडेंशियल कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाता है। और किचन कैबिनेट इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट किसी को भी, अपनी पत्नी को भी कैबिनेट में नॉमिनेट कर सकती है, अपने बेटे को भी कर सकती है, और हो सकता है कि पूरी के पूरे अपने परिवार को ही कैबिनेट में जगह उसको इलेक्ट नहीं होना पड़ता, कुछ नहीं।
अच्छा, ये नॉमिनेशन का मामला है। अच्छा, है कि नहीं? वहां के मेंबर को, उसका जो कैबिनेट का मेंबर है वो सीनेट का सदस्य नहीं हो सकता। यदि सीनेट का सदस्य है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। यदि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मेंबर है तब उसे रिजाइन करना पड़ता है। अच्छा, उल्टा है। उल्टा है, हमारे यहाँ मेंबर होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। अच्छा। और वहां पर आप उसके मेंबर, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर का वहां पर एक उदाहरण के तौर पर अमेरिकन सिस्टम है। अब रही बात कि गाजा के अंदर, तो बात आप जरा ध्यान दीजिए कि ट्रंप टावर तो नोएडा में भी है, पुणे में भी है, और गुड़गांव में भी है। हम में से किसी की हैसियत है कि खरीद लें? हम चारों की हैसियत है। मैं विजय जी को नहीं जानता, विजय जी संपन्न बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन 16 करोड़ से शुरू है 2 बेडरूम फ्लैट। अब आप बताइए तो कहाँ, गाजा में कौन खरीदेगा? वही समझ में नहीं आ रहा है। गाजा में कौन खरीदेगा? गाजा वाला कहाँ जाएगा? अच्छा, जमीन और इजराइल को क्या किस चीज के लिए प्रशंसा की जाती थी? रेगिस्तान को मध्य सागर के पानी से पानी निकाल करके कम कॉस्ट पर ड्रिंकेबल और इरिगेशन वाटर ला करके हरा भरा रेगिस्तान पे आया, और वहां केसर की खेती कर देता है हुआ। तो ऐसे जगह पर अब ट्रंप आएंगे तो क्या करेंगे? ट्रंप वहां पर बड़े बड़े ट्रंप टावर बनाएंगे। तो उनको जो आता है वो वही करेंगे। उनको बिल्डिंगें बनानी आती हैं तो बिल्डिंगें बनाएंगे। एनीवे, आपने इन दिनों में रूस यूक्रेन की बात कितनी बार सुनी? मुझे लगता है हम ही लोगों ने काफी अरसे से बात नहीं की है। भूल गए लोग यूक्रेन को। 4 साल हो गए उस देश को जंग में गए हुए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को। और ज़ेलेंस्की को ये बात उन्होंने कह दी खुल के कि भाई हमें तो भूल ही गए तुम। हाँ, असली मुद्दा तो हमारा था। ट्रंप साहब, लड़ाई तो हमारी रुकवानी थी आपको। आप लगे हो गाजा में, आप लगे हो ईरान में, आप ग्रीनलैंड में, आप वेनेजुएला में। जो असल मुद्दा है दुनिया का, जहां लोग रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, और ट्रंप खुद दावा करते हैं कि 1 महीने में 30,000 लोगों की मौत होती है वहां पे युद्ध के मैदान में। तो उसका क्या हुआ? तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूं। कल ज़ेलेंस्की और ट्रंप की डावोस में मुलाकात हुई स्विट्जरलैंड में, और इसके बाद ट्रंप साहब सामने आए और उन्होंने कहा मेरी बड़ी अच्छी मीटिंग रही। उन्होंने इससे ज्यादा कोई बात की नहीं। इसका मतलब मीटिंग अच्छी नहीं रही। अगर कोई शक था तो उसको बाद में ज़ेलेंस्की आए माइक पर, उन्होंने उसको दूर कर दिया। पहले आप जरा ट्रंप साहब की बात सुन लीजिए, मीटिंग खत्म होने के बाद, ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद। Meeting with President Zelensky. The meeting was good. Look, we have a ways to go. They're meeting with President Putin today, as you know. The meeting was good with President Zelensky. We'll see how it turns out. A lot of people being killed. What's going to be the message to President Putin? अब ज़ेलेंस्की अब एक लग रहा है कि अब उनका बस हो गया है। वो कह रहे हैं कि ना अब अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, ना यूरोप के देश हमारी मदद कर रहे हैं, हम अकेले लड़ रहे हैं। और रूस ने पूरी ताकत से जंग जो है उसमें अपने पूरी ताकत झोंकी हुई है। और अब वो खुलकर ट्रंप के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने ये कहा यूरोप के देशों को उन्होंने बोलते हुए कहा कि मुझे बताइए कि आप लोग इस भरोसे बैठे हैं कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना दावा अपने आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं छोड़ा तो आप क्या करेंगे? कोई आपके पास जवाब है, प्लान है कोई? फिर उन्होंने कहा कि ईरान के सारे लोगों को हम लोगों ने अकेला छोड़ दिया, वहां जो कत्लेआम हुआ उसके पीछे उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम उनके साथ खड़े ही नहीं हुए। तो वो भी सीधे ट्रंप के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने जो है ये अपने युद्ध के लिए, यूरोप के लिए कहा कि जब मैं पिछले साल इसी डावोस में आया था तो मैंने कहा था यूरोप को अपनी रक्षा करने की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आज का यूरोप अपनी रक्षा कर पा रहा है? आज किससे? ट्रंप से। Just last year, here in Davos, I ended my speech with the words, Europe needs to know how to defend itself. A year has passed and nothing has changed. Everyone turned attention to Greenland. And it's clear most leaders simply are not sure what to do about it. And it seems like everyone is just waiting for America to cool down on this topic, hoping it will pass away. Dura is on trial in New York. Sorry, but Putin is not on trial. ये देखिए, वेनेजुएला पर भी ट्रंप को ताना मारा कि तुम उठा लाए मादुरो को वेनेजुएला से, न्यूयॉर्क में मुकदमा चला रहे हो, और पुतिन को पीस बोर्ड में इनवाइट कर रहे हो। मुकदमा तो पुतिन के ऊपर चलना चाहिए। देखिए, उनकी फ्रस्ट्रेशन शुक्ला साहब जायज है उनकी तो, और ये सही साफ बात है, ये हेडलाइन से भी चले गए और लोगों का उनको सपोर्ट भी नहीं। ट्रंप ने तो बिल्कुल ही विड्रॉ कर लिया। देखिए, इससे एक बात साफ होती है कि अपने यहाँ कहते हैं ना कि किसी को उकसावे पे आके नहीं उलझना चाहिए।
तो जेलेंस्की वही ट्रंप के उस उकसावे पे आए और उलझ गए। लेकिन एक चीज़ की तारीफ तो करना चाहिए कि जिस यूक्रेन और रसिया के युद्ध को सब लोग कमतर आंक के चल रहे थे कि हफ्ते भर में तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा, चाहे जिससे भी मदद मिल रही हो, लेकिन यूक्रेन आज भी लड़ रहा है। और अब तो जेलेंस्की कहीं पे सरेंडर करते हुए नहीं दिख रहे, जो कहीं ना कहीं पुतिन के लिए भी एक सिर दर्द है। अब वो जो बात कह रहे हैं वो सारी बातें एक तरह से एक मैसेज है, और मुझे लगता है वो मैसेज इसलिए भी कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि यूरोपीय कंट्री अब जो नाटो है वो अमेरिका के खिलाफ बोलने लगा है, जिसकी उम्मीद अमेरिका को भी नहीं ये थी। तो बहुत खुल के बोले। अच्छा, मैं ये भी बता दूं आपको कि यहाँ स्विट्जरलैंड में मीटिंग इनकी और ट्रंप की हुई, जेलेंस्की और ट्रंप की, और वहां मॉस्को में पुतिन की मुलाकात वही दोस्त और दामाद से, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से हुई, ट्रंप के दामाद से और दोस्त से। और सीधी सी बात है, इसका एक ही हल है ट्रंप के पास कि जेलेंस्की जो है अपनी जमीन पे दावा छोड़ दें, और पुतिन ने उसमें मांग रखी है कि जितना हिस्सा हमारे पास अब आ गया है, 20% यूक्रेन का हिस्सा कब्जा कर लिया है रूस ने, वो कह रहे हैं कि इसको आप रूस के हिस्से के तौर पे मान्यता दो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दो, अमेरिका मान्यता दे सबसे पहले, ये उनकी मांग है। और जेलेंस्की जाहिर है अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मतलब गाड़ी वहीं अटकी हुई है जहां से 2 महीने पहले थी। बिल्कुल गाड़ी अटकी हुई, लेकिन मतलब यदि इसे आप सीरियसली न लें तो जेलेंस्की साहब को एक काम करना चाहिए, कोई रीडेवलपमेंट प्लान वहाँ पर यूक्रेन में कोई बताएं जिसमें ट्रंप टावर बन सके, तो शायद उनका इंटरेस्ट उसमें फिर आ जाए, जाग जाए। देखिए, ट्रंप को हमेशा ही वो डील के हिसाब से, मैं अभी एक स्टोरी देख रहा था कल रात को, उस पर था कि ग्रीनलैंड को लेकर कि एक मीटिंग में, यूएस की बड़ी मीटिंग में, जो ट्रंप साहब ने कहा, ये मार्च 25 की बात है, 2025 की, उसमें कहा कि अब अमेरिका को ग्रीनलैंड ले लेना चाहिए। अच्छा, ये बात मार्च में हो चुकी थी? मार्च 2025 में। और उस मीटिंग में जो सब लोग थे वो हंस पड़े कि भाई ये क्या तमाशा कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। और उस समय फिर उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं, ग्रीनलैंड हमें लेना ही है। तो वो उस तरह से दिमाग को चलकर उस तरह के प्लान पे चलते हैं। अब जेलेंस्की में उनको कोई फायदा नहीं दिख रहा ना, यूक्रेन के साथ क्या फायदा है, उससे ज्यादा बेहतर है कि वो यूक्रेन के बजाय रूस के साथ खड़े रहे, जहां पर बहुत सारा फायदा इन्होंने ढूंढ लिया था। सर आप याद कीजिए, मिनरल डील जो हुई थी, मिनरल डील पर हुआ था, उसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेलेंस्की कोई डील उनको दे तो उस पर वो कुछ काम कर सकते हैं। लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, ये बात भी ठीक है कि वो कहीं पर से विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन लड़ाइयाँ सबको अपने आप ही लड़नी पड़ती है, अपने आप लड़नी पड़ती है, ये सबक भी है। सर, ये जेलेंस्की ट्रंप से उम्मीद कर रहे हैं, वो ट्रंप तो वो है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए, वो डब्ल्यूएचओ से आज बाहर हो गए ट्रंप। जिस दिन वो राष्ट्रपति बने थे, पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था डब्ल्यूएचओ से बाहर होने के लिए, क्योंकि 1 साल का नोटिस देना पड़ता है। अब डब्ल्यूएचओ ने कहा कि सर आप बाहर तो हो गए, लेकिन हमारा 3000 करोड़ रुपया बकाया है, वो दो बोले वो भी नहीं देंगे हम, 3000 बकाया है वो भी नहीं दिया, और वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ से वो बाहर हो गए। तो इस तरीके से ट्रंप प्रशासन अगर काम कर रहा है तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी संस्था है उससे ट्रंप बाहर निकल रहे हैं, उनका बकाया पैसा नहीं दे रहे, तो दूसरे एक देश उम्मीद करे कि ट्रंप उनके लिए मदद करेगा। बात तो यही है ना कि अब आज अमेरिका पे कौन भरोसा करेगा? भाई जेलेंस्की ने तो अपना देश बर्बाद करा लिया अमेरिका पे भरोसा करके। और गाजा इजराइल प्लान में आपको ध्यान हो, जब शुरुआत हुई थी तभी ट्रंप ने कह दिया था कि भाई यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम करेंगे और ट्रंप टावर बनेंगे और वो सारा। सर इन्होंने एक और यू टर्न लिया है, मतलब अब जैसे आपने बताया ना कि भाई यूएन से बाहर निकल गए, सारी एजेंसियां छोड़ दी, अब 36 संस्थाएं छोड़ दी अमेरिका ने। हाँ सर, 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा। वो सारी संस्थाएं जाहिर है अमेरिका के पैसे पर ही चलती थी, ज्यादातर संस्थाएं जो हैं वो, और लोग भी कंट्रीब्यूट करते थे। बड़ा शेयर अमेरिका का। अब वो पूरी दुनिया के डब्ल्यूएचओ में तो चाइना का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूं सर, अमेरिका का भी बहुत बड़ा शेयर है। अब आपने दुनिया भर में चल रही है एक व्यवस्था को, ये सारी एजेंसियां काम करती हैं और ये बहुत क्रिटिकल काम भी करती हैं, तो वो आपने अधर में छोड़ दिया सबको। अब क्या होगा उससे ट्रंप को मतलब नहीं। ऐसे ही काम इन्होंने किया जो यूक्रेन में किया, जो बाइडेन के कहने पर जंग शुरू करी, मतलब जंग में उलझे पूरी तरीके से जेलेंस्की। अब उस है तो पॉलिसी अमेरिका की ना, ट्रंप आए, उन्होंने कहा वो जो बाइडेन का काम था, वो तो खुल के कहते हैं मैं होता तो जंग ही नहीं होती। वो अब चाहते हैं जेलेंस्की जमीन छोड़े, बात खत्म करे। अब इन्होंने सीरिया में ऐसा किया और वहां हालात बहुत खराब है। सीरिया में आपको 30 सेकंड में समझा देता हूं सीरिया का प्रॉब्लम क्या है और ये बहुत खतरनाक क्यों है, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है जो वहां इस वक्त हो रहा है। सीरिया गृह युद्ध में बहुत बरसों से, 1 दशक से ज्यादा से सिविल वॉर में चल रहा है, और ये वही सीरिया है जहां पर आइसिस ने जन्म लिया था। याद कीजिए, इस्लामिक स्टेट जिसका खलीफा हुआ करता था अल बगदादी, उसको भी अमेरिका ने ही मारा था। लेकिन एक वक्त था कि इराक और सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा आइसिस ने एक अलग मुल्क, अलग खिलाफत जिसको कहते हैं कैलिफेट बना दिया था, उसको इस्लामी राज्य बना दिया था। और वहां कैसी सजाएं होती थी, पिंजरों में बंद करके जिंदा जला दिया,
दर्जनों लोग सामने खड़े हुए हैं, गर्दनें उतार दी, किसी को पीछे से शूट करना शुरू कर, ये सब कुछ हुआ होता था। वो बर्बरता उसमें हैंडकफ्स करके वो आईसिस दोबारा सर उठा सकता है, क्योंकि सीरिया छोड़ने का फैसला भी ट्रंप ने कर लिया। वहां पहले बशर अल असद जो एक डिक्टेटर थे, उनका परिवार काफी अरसे से सत्ता में था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था ये जो आज राष्ट्रपति है मोहम्मद अल शर्रा, जो जिसको कभी $10 मिलियन का आतंकवादी बताया था ट्रंप ने, और बाद में अब गले लगा लिया। तो ये व्यक्ति भी बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहा था। वहां कुर्द लोग भी रहते हैं, वो तुर्की में भी हैं और सीरिया में भी हैं, कुछ इराक में भी हैं। उनके पास काफी जमीन है, काफी बड़ा हिस्सा जो है सीरिया का वो उनके कब्जे में था। अमेरिका उनका एलाई था और उनके साथ मिलकर वो आईसिस के खिलाफ भी और बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ भी लड़ते थे। हुआ ये कि ये शर्रा साहब जो थे ये जंग जीत गए, बशर अल असद भाग गया और वहां पर ये पावर में आ गए। अब ट्रंप ने कुर्दों ने जिनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, उनका साथ छोड़ दिया और उनसे कहा अब तुम इसके जो नेशनल गवर्नमेंट बन गई है इसके हिस्सा बन जाओ, अपनी जमीनों पे से कंट्रोल भी छोड़ दो, एसडीएफ। और उसमें सबसे खतरनाक बात क्या है, वहां पर हजारों आईसिस के लड़ाके वो जेलों में बंद हैं। और अब खतरा ये है कि कहीं ये जो वहां सरकार ट्रंप के दोस्त की जो चल रही है, ये उन लोगों को ना छोड़ दे, या आईसिस वहां पर इस पूरी परिस्थिति का फायदा उठा के दोबारा खड़ा ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो एक नए सिरे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस नासूर के खिलाफ जिसको अमेरिका ने ही खत्म किया था। लेकिन क्या ट्रंप वो गलती दोबारा कर रहे हैं? देखिए, मोटा मोटी आप देखिएगा तो ऐसे माना जाता था कि अमेरिका की वो फॉरेन पॉलिसी है, वो चाहे वो रिपब्लिकन आ जाए या डेमोक्रेट आ गए, वो ऐसा ही कहा जाता था कि जैसे 2 बोतल हो जिसका 2 लेवल हो, लेकिन शराब एक ही रहती है। दूसरा एक पैटर्न देखा जाता था कि डेमोक्रेट्स जो है वो सामान्यतः युद्ध में नहीं जाते थे, रिपब्लिकन हमेशा बुश के समय से लेकर के आप देखेंगे वो युद्ध में चले जाते हैं। ट्रंप ने इस पूरे फ्रेमवर्क को ही बदल दिया है और ट्रंप एक अपनी कंट्री के लिए जो कुछ भी फायदे है, पहले कम से कम ह्यूमन राइट्स वायलेशन, डेमोक्रेसी वगैरह का एक कम से कम नकाब ओढ़ा हुआ रहता था, ट्रंप ने वो सारे नकाब उतार दिए हैं। और आप सच देखिए तो ट्रंप की ये गलती नहीं थी। जो यूक्रेन का वॉर हुआ है वो ट्रंप के वो शुरू से कह रहे थे हम होते तो यूक्रेन वॉर में हम नहीं जाते, क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर में जाने के कारण पुतिन जो है और चाइना दोनों एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चाइना और रसिया के रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे, अच्छे थे, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर दोनों एक दूसरे को गोला बारूद शेयर करना शुरू कर दें, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी जहां पर आज ला करके खड़ा कर दिया था जो बाइडेन की सरकार ने। अब यहां पर सीरिया के अंदर आप जरा देखिए, अफगानिस्तान से भी अमेरिका लौटा ना, अफगानिस्तान से भी लौटा, अब यहां से भी। सच पूछिए तो इस्लामिक टेररिज्म का जन्मदाता जो है ना, अम्मा जो है वो अमेरिका ही है। अमेरिका है। अमेरिका ने ही रसिया के, ये सोवियत यूनियन के खिलाफ जो 79 के अंदर जो वहां से भागा जी, उस समय शायद लियोनिद ब्रेजनेव थे, ब्रेजनेव उस समय के राष्ट्रपति थे। 1979 के अंदर जो उनको भगाने के लिए शुरुआत की गई, जो बाद में वहां से भागना पड़ा सोवियत यूनियन को जी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा था कि इस्लामिक टेररिज्म को उन्होंने बढ़ाया, हम ये कह रहे हैं ये आर्म्स दिया, ये देशों में इंटरवीन करते हैं, वहां कैओस अराजकता हो जाती है, उसके बाद छोड़ के भाग जाते हैं। अफगानिस्तान में ये किया। अभी इनका एक आखिरी जो मिलिट्री बेस इराक में था वो भी इन्होंने इराकी सेना को हैंडओवर कर दिया। इराकी सेना कितनी काबिल है ये सब जानते हैं। जैसे अफगानिस्तान की सेना जो है इससे पहले वाली जो है वो तालिबान के आगे कितने दिन रुक पाई थी, यही काम अब ये सीरिया के अंदर कर रहे हैं सर। अब आप कोई स्टेबिलिटी तो आने दो देश में, उसके बाद आप विड्रॉ करो। नहीं, तो आप तो ऐसी बात करें कि बहुत कानून कायदे की बात, उनका इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट हैं। जो बात पहले प्रोफेसर साहब ने भी कही ना कि वो इस्लामिक टेरर का इस्तेमाल दूसरे देशों को कैसे बर्बाद करने के लिए काम में लेना चाहिए, उस पर काम करते हैं। और अमेरिका की नीति में हमेशा ये रहा कि अपने इंटरेस्ट के लिए कब तक उसको काम में लिया जा सकता है, काम खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, या लगता है कि ये हमारे ऊपर ही सिरदर्द हो रहा है, तो वो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं कि उससे विड्रॉ कर लें। और यहाँ पर भी यही हो रहा है और इसके नतीजे बहुत खतरनाक होने वाले हैं। ये मैं बता रहा हूँ, इसको आप आसान मत समझिए। ये खबर जो है ये बड़ी गंभीर खबर है कि किस तरह से वहाँ पर माहौल बनेगा, अराजकता होगी और एक आतंक का एक नया चेहरा, कड़ा चेहरा आपको दिखाई देगा।